स्वागत है दोस्तों आपका पृथ्वी डिवीज़न में। मैं पीवी तिवारी एनसीईआरटी की क्लास में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम लोग मौर्यकालीन कला देख रहे हैं। जो 11th की मौर्यकालीन कला जो है पार्ट 3 है। यह है जो है अध्याय 3 के रूप में हम लोग देख रहे हैं। तो अध्याय 3 है और इसमें आज हम लोग मौर्यकालीन कला के बारे में देखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने प्रागैतिहासिक काल और सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग मौर्यकालीन कला के बारे में देखेंगे। तो जैसा कि ये अशोककालीन स्तंभ है और आगे चलते हैं मौर्यकालीन कला के बारे में हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसा कि आगे बढ़ने से पहले आपको जो है मैंने इसके पहले जो है क्लासिक्स भी एनसीईआरटी क्लियर कर लिया है हम लोगों ने। और जो है एनसीईआरटी की जो क्लास में हम लोग पहुँचे हैं, तो यहाँ पर हम लोग जो है ऑलरेडी कक्षा 11 की एनसीईआरटी पर चल रहे हैं। तो हम लोगों ने विषय सारणी देखा था, मौर्यकालीन सिंधु सभ्यता देख लिया था और प्रागैतिहासिक काल देख लिया था। अब हम लोग वो चैप्टर 3 में हैं। तो आगे चलते हैं। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में अगर हम लोग देखें तो ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में गंगा की घाटी में ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में गंगा की घाटी में बौद्ध और जैन धर्म के रूप में नए धार्मिक और सामाजिक आंदोलनों की शुरुआत हुई। ये दोनों धर्म श्रवण परंपरा के अंग थे। जो है ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में गंगा की घाटी में बौद्ध और जैन दो धर्म के रूप में धार्मिक और सामाजिक आंदोलनों की शुरुआत हुई। ये दोनों धर्म श्रवण परंपरा के अंग थे। श्रवण परंपरा को अगर देखें दोस्तों, तो ये खासकर जो है श्रवण परंपरा के रूप के अंग थे। दोनों ही धर्म जल्द ही लोकप्रिय हो गए क्योंकि वे सनातन धर्म की वर्ण और जाति व्यवस्था का विरोध करते थे। इसमें सनातन धर्म की वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था का विरोध करते थे। उस समय मगध एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा और उसने अन्य राजाओं को अपने नियंत्रण में ले लिया। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी तक मौर्यों ने अपना प्रभुत्व जमा लिया था और ईसा पूर्व 3री शताब्दी तक भारत का बहुत बड़ा हिस्सा मौर्यों के नियंत्रण में आ गया था। मौर्य सम्राटों में अशोक एक अत्यंत शक्तिशाली राजा हुआ, जिसने ईसा पूर्व 3री शताब्दी में बौद्धों की श्रवण परंपरा को संरक्षण दिया था। धार्मिक पद्धतियों के कई आयाम होते हैं और वे किसी एक पूजा विधि तक ही सीमित नहीं होती। उस समय यक्षों और मातृ देवियों की पूजा भी काफ़ी प्रचलित थी। इस प्रकार पूजा के अनेक रूप विद्यमान थे। तथापि इसमें बौद्ध धर्म सबसे अधिक सामाजिक और धार्मिक आंदोलन के रूप में लोकप्रिय हो गया। यक्ष पूजा बौद्ध धर्म के आगमन से पहले और उसके बाद भी काफ़ी लोकप्रिय रही, लेकिन आगे चलकर बौद्ध धर्म और जैन धर्म में विलीन हो गई। आगे चलते हैं। खंभे और मूर्तियाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं, मठ, खंभे, मूर्तियाँ और शैलकृत वास्तुकला यानी कि मौर्यकालीन। मठ के संबंध में स्तूपों और विहारों का निर्माण इस श्रवण परंपरा का एक अंग हो गया। तथापि इस कलावध में स्तूपों और विहारों के अलावा अनेक स्थानों पर पत्थरों के स्तंभ बनाए गए, चट्टानें काटकर गुफाएं और विशाल मूर्तियां बनाई गई। स्तंभ निर्माण की परंपरा बहुत पुरानी है। निर्माण की परंपरा बहुत पुरानी है और देखने में आया है कि एकेमेनियन साम्राज्य में भी विशाल स्तंभ बनाए जाते थे, लेकिन मौर्यकालीन स्तंभ एकेमेनियन स्तंभों से भिन्न किस्म के हैं। मौर्यकालीन स्तंभ चट्टानों से कटे हुए एक विशाल पत्थर से बने हुए स्तंभ है, यानी इसे जो है एकाश्म पत्थर कहा जाता था, जो मोनोलिथिक थे। जो है इसमें उत्कीर्ण कर्ता कलाकार का कौशल स्पष्ट दिखाई देता है, जबकि एकेमेनियन स्तंभ राजमिस्त्री द्वारा अनेक टुकड़ों को जोड़कर बनाए गए थे। मौर्यकाल में प्रस्तर स्तंभ संपूर्ण मौर्य साम्राज्य में कई स्थानों पर स्थापित किए गए थे और उन पर शिलालेख उत्कीर्ण किए गए थे। ऐसे स्तंभों की चोटी पर सांड, शेर, हाथी जैसे जानवरों की आकृतियां उकेरी हुई थीं। सभी शीर्षाकृत हष्टपुष्ट हैं और उन्हें एक वर्गाकार या गोल वेदी पर खड़ा उकेरा गया है। गोलाकार वेदियों को सुंदर
कमल फूलों से सजाया गया है। शीर्षाकृतियों वाले प्रस्तर स्तंभों में से कुछ स्तंभ आज भी सुरक्षित हैं और बिहार में बरसाह, बखीरा, लोहरिया, नंदनगढ़, रामपुरवा तथा उत्तर प्रदेश के संकसा, सारनाथ में देखे जा सकते हैं। सजावटी कमल सहित स्तंभ और शीर्ष। तो यहाँ अगर देखें जो है दोस्तों, तो यहाँ पर जो ये गोल चौकी है, इस पर जो है बनाए गए हैं हाथी, सांड, शेर और जो है घोड़े के रूप में बनाए गए हैं जो है। तो ये चीज़ें आपको देख सकते हैं। सारनाथ में पाया गया मौर्यकालीन स्तंभ शीर्ष जो सिंह शीर्ष के नाम से प्रसिद्ध है, मौर्यकालीन मूर्ति परंपरा का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। यह आज हमारा राष्ट्रीय प्रतीक भी है। यह बड़ी सावधानी से उकेरा गया है। इसकी गोलाकार वेदी पर दहाड़ते हुए 4 शेरों की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं स्थापित हैं। उस वेदी के निचले भाग में घोड़ा, सांड, हिरण आदि को गतिमान मुद्रा में उकेरा गया है, जिसमें मूर्तिकार के उत्कृष्ट कौशल की साफ झलक दिखाई देती है। यह स्तंभ शीर्ष धर्मचक्र प्रवर्तन का मानक प्रतीक है। बुद्ध के जीवन की एक महान ऐतिहासिक घटना का द्योतक है। ईसा पूर्व 3री शताब्दी में यक्ष, यक्षिणियों और पशुओं की विशाल मूर्तियां बनाई गई थी। शीर्षाकृतियों वाले प्रस्तर स्तंभ बनाए व स्थापित किए गए। चट्टानों को काटकर गुफाएं बनाई गई। इनमें से अनेक स्मारक आज भी मौजूद हैं, जिससे यक्ष पूजा की लोकप्रियता का पता चलता है। और यह आज भी जाना जा सकता है कि यक्ष पूजा आगे चलकर किस तरह जैन धर्म और बौद्ध धर्म के स्मारकों में आकृत प्रस्तुतिकरण का अंग बनी। पटना, विदिशा और मथुरा जैसे अनेक स्थलों पर यक्षों तथा यक्षिणियों की बड़ी बड़ी मूर्तियां पाई गई हैं। ये विशाल प्रतिमाएं अधिकतर खड़ी स्थिति में दिखाई गई हैं। इन सभी प्रतिमाओं में एक विशेष तत्व यह है कि इनकी सतह पालिश की हुई यानी चिकनी है। इनके चेहरे पर प्रकृति विधान की निपुणता एवं स्पष्टता दिखाई देती है और अन्य प्रत्यंग का उभार स्पष्ट दिखाई देता है। यक्षिणी की प्रतिमा का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण दीदारगंज पटना में देखा जा सकता है। यह एक लंबी, ऊंची और सुगठित प्रतिमा है और इसे देखने से पता चलता है कि इसका निर्माता मानव रूपाकृत के चित्रण में कितना अधिक निपुण और संवेदनशील था। इस प्रतिमा की सतह चिकनी है। पकी मिट्टी से बनी आकृतियों और इन प्रतिमाओं में चित्रण की दृष्टि से बहुत अंतर दिखाई देता है। उड़ीसा में धौली स्थल पर चट्टान को काटकर बनाए गए विशाल हाथी की आकृति भी मूर्ति कला में रेखांकन लय पारखी की सुंदरता का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस पर सम्राट अशोक का एक शिलालेख भी अंकित है। ये सभी प्रतिमाएं आकृति के निरूपण के सुंदर उदाहरण हैं। बिहार में बराबर की पहाड़ियों में शैलकृत गुफा चट्टान को काटकर बनाई गई गुफा है जिसे लोमस ऋषि की गुफा कहते हैं। इस पहाड़ियों में बिहार की बराबर की पहाड़ियों में शैलकृत गुफाएं को काटकर बनाई गई गुफा है जिसे लोमस ऋषि की गुफा कहते हैं। इस गुफा का प्रवेश द्वार अर्धवृत्ताकार या चैत्य चाप मेहराब की तरह सजा हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं लोमस ऋषि की गुफा। जो दोस्तों यह पूछा जाता है हमेशा एग्जाम में कि इम्पॉर्टेंट है कि किस गुफा सबसे ज़्यादा जो है सजावटी है और सजा हुआ है। तो यहाँ पर लोमस ऋषि की गुफा जो है कि सबसे सजा हुआ मेहराब इसका दिखाई पड़ता है बराबर की गुफाओं में। चैत्य की मेहराब पर एक गतिमान हाथी की प्रतिमा उकेरी हुई है। इस गुफा का भीतरी कक्ष आयताकार है और उसके पीछे एक गोलाकार कक्ष है। प्रवेश द्वार बड़े कक्ष की एक तरफ की दीवार पर है। यह गुफा मौर्य सम्राट अशोक द्वारा आजीवक पंथ संप्रदाय के लिए संरक्षित की गई। तो जो ये गुफाएं बनाई गई थी जो है लोमस ऋषि आदि की गुफाएं, यह इस आजीवक संप्रदाय के लिए संरक्षित की गई थी। लोमस ऋषि की गुफा इस काल का एक अकेला उदाहरण है, मगर परवर्ती काल में पूर्वी और पश्चिमी भारत में अनेक बौद्ध गुफाएं खोदी गई थी। बौद्ध और जैन धर्म की लोकप्रियता के कारण स्तूपों और विहारों का निर्माण बड़े पैमाने पर शुरू हो गया, किंतु अनेक उदाहरण ऐसे मिले हैं जिनसे पता चलता है कि सनातन धर्म हिंदू धर्म के देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी बनती रही हैं। यह जान लेना जरूरी होगा कि दोस्तों जहाँ पर ये
देख सकते हैं यक्ष परखम की यह मूर्ति है, परखम से प्राप्त हुई यक्ष मूर्ति। जान लेना यह जरूरी होगा कि स्तूप अधिकतर बुद्ध के स्मृति चिन्हों, रेलिक्स, यानी कि स्मृति चिन्हों को रेलिक्स से कहा जाता था। क्या कहा जाता है? रेलिक्स पर बनाए जाते थे। ऐसे अनेक स्तूप बिहार में राजगृह, वैशाली, बेतद्वीप एवं पावा, नेपाल में कपिल वस्तु, अलकप्पा एवं रामग्राम और उत्तर प्रदेश के कुशीनगर तथा पिप्पलवान में स्थापित हैं। धार्मिक ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि बुद्ध के अनेक अवशेषों पर भी स्तूप बनाए जाते थे। ऐसे स्तूप अवंती और गांधार जैसे स्थानों पर बने हुए हैं, जो गंगा की घाटी से बाहर बसे हुए थे। स्तूप बिहार और चैत्य बौद्धों और जैनों के मठीय संकुलों के भाग हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश भवन प्रतिष्ठान बौद्ध धर्म के हैं। ईसा पूर्व 3री शताब्दी की स्तरीय संरचना का एक उदाहरण राजस्थान में बैराट स्थल पर स्थित स्तूप है। सांची का महान स्तूप, जिस पर आगे चर्चा की जाएगी, अशोक के शासनकाल में ईंटों से बनाया गया था और बाद में उसे पत्थर से भी ढक दिया गया और नई नई चीज़ें भी लगा दी गईं। कालांतर में ऐसे बहुत से स्तूप बनाए गए जिससे बौद्ध धर्म की लोकप्रियता का पता चलता है। ईसा पूर्व 2री शताब्दी के दौरान उनके बाद हमें ऐसे अनेक अभिलेखी साक्ष्य मिले हैं जिनमें दानदाताओं का नाम और कहीं कहीं तो उनके पेशे का नाम भी दिया गया है। इन स्तूपों और राजसी संरक्षण के उदाहरण बहुत कम मिलते हैं। संरक्षकों में आम भक्तों से लेकर गृहपति और राजा महाराजा भी शामिल थे। कई स्थलों पर श्रेष्ठ जनों या व्यापारी श्रेणियों द्वारा दिए गए दानों का भी उल्लेख मिलता है, लेकिन ऐसे अभिलेख बहुत कम पाए गए हैं जिनमें कलाकारों या शिल्पकारों का भी नाम दिया गया हो। अलबत्ता महाराष्ट्र के पीतलखोरा गुफा में कलाकार कान्हा और कोंडाने गुफा में उसके शिष्य बालक का नाम अवश्य उल्लिखित है। कुछ शिलालेखों में शिल्पकारों की श्रेणियों जैसे प्रस्तर उत्कीर्णक, स्वर्णकार, पत्थर घिसने और चमकाने वाले बढ़ई आदि का भी उल्लेख है। आमतौर पर संपूर्ण कार्य सामूहिक सहयोग से किया जाता था, लेकिन कहीं कहीं स्मारक के किसी खास हिस्से का निर्माण किसी खास संरक्षक के सौजन्य से कराए जाने का भी उल्लेख पाया जाता गया है। व्यापारी जन अपने दान का अभिलेख लिखवाते समय अपने मूल स्थान का भी उल्लेख करवाते थे। हाथी धौली, जो कि हाथी का चित्र है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि लोमस ऋषि गुफा का द्वार है, जो काफ़ी जो है अलंकृत है, और लोमस ऋषि गुफा का द्वार अलंकृत है, इसीलिए इसे सबसे भद्रिका के रूप में जाना जाता है। और हाथी धौली का जो है विशाल हाथी का चित्र यहाँ पर अंकित है। जो है शीर्ष सिंह सारनाथ का जो है यह शीर्ष सिंह है, जिसमें जो है इसकी चौकी पर घोड़ा, हाथी, बैल और शेर का चित्र बना हुआ है। जो है वाराणसी के निकट सारनाथ में लगभग 100 वर्ष पहले खोजे गए शीर्ष लायन कैपिटल को आमतौर पर सारनाथ सिंह शीर्ष कहा जाता है। यह मौर्यकालीन मूर्तिकला का एक सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। यह भगवान बुद्ध द्वारा धर्मचक्र प्रवर्तन यानी प्रथम उपदेश देने की ऐतिहासिक घटना की स्मृति में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था। इस सिंह शीर्ष के मूलतः 5 अवयव भाग थे। इसने जो स्तंभ था, इसके 5 भाग थे। पहला स्तंभ सैफ्ट, जो अब कई भागों में टूट चुका है। दूसरा एक कमल घंटिका या आधार। तीसरा उस पर बना हुआ एक ढोल, जिसमें 4 पशु दक्षिणावर्त गर्त में दिखाए गए हैं। चौथा जो है 4 तेजस्वी सिंहों की आगे पीछे जुड़ी हुई आकृतियां हैं। पांचवा एक सर्वोपरि तल धर्म चक्र, जो कि एक बड़ा पहिया है। यह चक्र इस समय टूटी हालत में है और सारनाथ के स्थलीय संग्रहालय में प्रदर्शित है। इस सिंह शीर्ष को ऊपर चक्र और कमलाधार के बिना स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। तो दोस्तों जी, ये आप सिंह स्तंभ देख रहे हैं। इस जो है सिंह स्तंभ का जो है यह ऊपरी भाग है, फिर उसके बाद यह बीच का है, उसके बाद यह सबसे नीचे, इसके नीचे ये है, फिर उसके बाद जो है इसके स्तंभों में नीचे का आप देख सकते हैं।
तो कहीं न कहीं जो है इसके ऊपर भी एक चक्र था, वही कह रहा है कि ऊपर चक्र यानी कि शीर्ष को ऊपर चक्र और कमलाधार के बिना बिना ही राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। अब सारनाथ के पुरातत्व संग्रहालय में सुरक्षित रखे गए इस सिंह शीर्ष पर बनी एक वेदी पर 4 सिंह एक दूसरे से पीठ जोड़कर बैठाए गए हैं। शेरों की ये चारों आकृतियां अत्यंत प्रभावशाली एवं ठोस हैं। प्रतिमा की स्मारकीय विशेषता स्पष्टतः दृष्टिगोचर होती है। शेरों के चेहरे का पेशी विन्यास बहुत सुदृढ़ प्रतीत होता है। होठों की विप्रस्य रेखाएं और होठों के अंत में उनके फैलाव का प्रवाह यह दर्शाता है कि कलाकार की अपनी सूक्ष्म दृष्टि शेर के मुख का स्वाभाविक चित्रण करने में सफल रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो शेरों ने अपनी सांस भीतर रोक रखी है। आयल केसर की रेखाएं तीखी हैं और उनमें उस समय प्रचलित परंपराओं का पालन किया गया है। प्रतिमा की सतह को अत्यधिक चिकना या पालिश किया हुआ बनाया गया है, जो कि मौर्यकालीन मूर्तिकला की एक खास विशेषताएं हैं जो है, यानी कि पालिश करना जो है को पालिश करना, ये मौर्यकालीन की प्रमुख विशेषता है। पालिश किए हुए पत्थर कोई मौर्यकालीन की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो देख सकते हैं खुले हुए मुंह जो है ये खासकर इनकी विशेषताएं दिखाई गई हैं, भीतर रोक रखी। आयल केसर जो है अगर देखें, आयल केसर की रेखाएं तीखी हैं, उनमें समय प्रचलित परंपराओं का पालन किया गया है। प्रतिमा की सतह को अत्यधिक चिकना या पालिश किया हुआ बनाया गया है, जो कि मौर्यकालीन मूर्तिकला की एक विशेषताएं हैं। शेरों को घुघराली अयाल राशि आगे निकली हुई दिखाई दी गई है। शेरों के शरीर के भारी बोझ को पैरों की फैली हुई मांसपेशियों के माध्यम से बखूबी दर्शाया गया है। शीर्ष फलक अबकस पर एक चक्र बना हुआ है, जिसके चारों दिशाओं में फैले हुए कुल मिलाकर 24 आरे हैं। 24 आरे का मतलब 24 तीलियां में दिखाई देती हैं। ये 24 तीलियां हैं और 24 तीलियां जो है यह समय का प्रत्येक चक्र के साथ सांड, घोड़ा, हाथी और शेर की आकृतियां सुंदरता से उकेरी गई हैं। सांड, घोड़ा और हाथी और शेर की आकृतियां सुंदर उकेरी गई। चक्र का यह स्वरूप संपूर्ण बौद्ध कला में धर्म चक्र के रूप में निरूपण के लिए महत्वपूर्ण बन गया। प्रत्येक पशु आकृति सतह से जुड़ी होने के बावजूद काफ़ी विस्तृत है। उसकी मुद्रा शीर्ष फलक पर गतिमान प्रतीत होती है। प्रत्येक चक्र के बीच में सीमित स्थान होने के बावजूद इन पशु आकृतियों में ऐसा प्रतीत होता है कि कलाकार में असीमित स्थान में भी दर्शाने की पर्याप्त क्षमता थी जो है। वृत्ताकार शीर्ष फलक एक उल्टे कमल की आकृति पर टिका हुआ दिखाई देता है। कमल पुष्प की प्रत्येक पंखुड़ी को उसकी सघनता को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। नीचे के हिस्से में वक्र तलों की सुंदरता से उकेरा गया है। एक स्तंभ की आकृति होने के कारण यह समझा गया है कि इसे चारों ओर से देखा जाएगा, इसलिए दृष्टि बिंदुओं की कोई निश्चित सीमाएं नहीं रखी गई हैं। शीर्ष सिंह सांची में भी पाया गया है, वह टूटी फूटी हालत में है। शीर्ष सिंह वाले स्तंभ बनाने का क्रम परवर्ती काल में भी जारी रहा जो है। ये कमल का पुष्प बनाया गया था, जो कि अधोमुखी है, यानी कि जो है नीचे की तरफ बनाया गया कमल है। आगे हम लोग चलते हैं। यक्षिणी दीदारगंज जो मौर्य काल की प्रमुख प्रतिमा है, आप प्रतिमा देख सकते हैं यहाँ पर कितनी सुंदर प्रतिमाएं हैं। मौर्य काल की बनाई गई प्रतिमा है और यक्षिणी की दीदारगंज में प्राप्त प्रतिमा है। इसे पीछे से देखने के लिए, आगे से यानी पृष्ठभाग से और अग्रभाग दोनों से देखने में यह दिखाया गया है। तो बेहतरीन कलाकृतियाँ हैं। इसके डिजाइन देखिए, पहनाव जो है, इसके पहनाव का जो है आगे और पीछे पृष्ठभाग दोनों से दिखाया गया है। पैरों में पाजेब जो है और पीछे से जो साड़ी पहनी हुई है वो कितनी बेहतरीन जो है मौर्यकालीन कला है जो है, और यह पालिश की हुई कला का विशेष नमूना है। मौर्यकालीन कला में जो है इस चौर धारणी की मूर्ति है, देख सकते हैं जूड़े में कैसा है। तो इसके आगे और पीछे से जो है इसके दोनों रूप से इसको दिखाया गया है जो है। हाथ में चामर पकड़े खड़ी यक्षिणी की जो आदमकद मूर्ति आधुनिक पटना के दीदारगंज में
दीदारगंज से में मिली है, वह भी मौर्यकालीन मूर्ति कला की परंपरा का एक अच्छा उदाहरण है। जो है चामर, आपको ये दोस्तों ये क्वेश्चन बताना है कि जो चावर पकड़े हुए यक्षिणी है, उसमें जो चावर है यह किसके बाल से बनाई गई है। जो है क्वेश्चन यहाँ पर है कि बाल आपको बताना है कि किसके बाल से यह चावर, बाल से चामर बनी है, किसके बाल से यह चामर बनी है। इस चामर की बातें हैं। संग्रहालय में रखी हुई है, यह मूर्ति पटना संग्रहालय में रखी हुई है। लंबी मूर्ति बलुआ पत्थर की बनी है। इसका अंग विन्यास संतुलित एवं समानुपातिक है। इसकी सतह पालिश की हुई चिकनी है। यक्षिणी को दाहिने हाथ में चौरी पकड़े हुए दिखाया गया है, इसका दूसरा हाथ टूटा हुआ है। इस प्रतिमा में रूप और माध्यम के प्रयोग में कुशलता बरती गई है। गोल गठीली काया के प्रति मूर्तिकार की संवेदनशीलता स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। चेहरा एवं कपोल गोल गोल और मांसल दिखाए गए हैं, लेकिन गर्दन अपेक्षाकृत छोटी है। यक्षिणी गले में हार पहने हुए है जो पेट तक लटका हुआ है। पेट पर पहनी हुई चुस्त पोशाक के कारण पेट आगे निकला हुआ प्रतीत होता है। अधोवस्त्र को बड़ी सावधानी से बनाया गया है। टांगों पर पोशाक का हर मोड़ बाहर निकला हुआ दिखाया गया है, जो कुछ पारदर्शी प्रभाव उत्पन्न करता है। पोशाक की मध्यवर्ती पट्टी ऊपर से नीचे तक उसकी टांगों तक गिर रही है। वह पैरों में मोटे वजन पहने आभूषण पहने हुए है, अपनी टांगों पर मजबूती से खड़ी है। धड़ भाग का भारीपन उसके रीढ़ों को दृष्टिगोचर करता होता है। सिर के पीछे केश राशि एक गांठ में बंधी है। केश राशि यानी जूड़ा जिसे कहते हैं, एक गांठ में बंधी है। पीठ खुली हुई है। पीछे का वस्त्र दोनों टांगों को ढकता है। दाहिने हाथ में पकड़ी हुई चौरी को प्रतिमा की पीठ पर फटी हुई रेखाओं के रूप में दिखाया गया है। परवर्ती शताब्दी के स्तूपों में और बहुत सी सुविधाएं जोड़ दी गई हैं, जैसे कि प्रतिमाओं से अलंकृत घिरे हुए परिक्रमा पथ है। ऐसे अनेक स्तूप भी हैं जिनका निर्माण मूल रूप से तो पहले किया गया था, पर आगे चलकर दूसरी शताब्दी में उनसे कुछ और नए निर्माण जोड़ दिए गए थे। स्तूप में एक बेलनाकार ढोल, एक वृत्ताकार अंडा और चोटी पर एक हार्मिक और छत्र होता है। ये भाग हिस्से ज़्यादा ज्यों के त्यों रहे हैं, लेकिन आगे चलकर इनके रूप और आकार में थोड़ा बहुत परिवर्तन किया गया है। गोलाकार परिक्रमा पथ के अलावा प्रवेश द्वार भी जोड़े गए। इस प्रकार स्तूप स्थापत्य में वास्तुकारों तथा मूर्तिकारों के लिए अपना कौशल दिखाने की काफ़ी गुंजाइश होती है। वे उनके यथा अवश्य परिवर्धन कर सकते हैं और नई प्रतिमाएं उकेर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ भरहुत की जो प्रतिमाएं हैं उसका जो है बनाया गया। ये आप देख सकते हैं अंडभाग है, यह हर्मिका है, और जो है यह बेदी है, और उसके नीचे जो है यह बनाया गया जो है। तो इस तरह से जो है ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी तक हमें बुद्ध की प्रतिमाओं या आकृतियों के दर्शन नहीं होते। बुद्ध को प्रतीकों जैसे कि पद चिन्हों, स्तूपों, कमल सिंहासन, चक्र आदि के रूप में भी दर्शाया गया है। यह दर्शाता है कि इस समय तक पूजा या आराधना की पद्धति सरल थी और कभी कभी उनके जीवन की घटनाओं को चित्रात्मक रूप से प्रस्तुत किया जाता था। जातक कथा या बुद्ध के जीवन की किसी घटना का वर्णन बौद्ध परंपरा का अभिन्न अंग बन गया था। जातक कथाएं स्तूपों के परिक्रमा पथों और तोरण द्वारों पर चित्रित की गई हैं। जो जातक कथाएं थी वो स्तूपों की परिक्रमा पथों और तोरण द्वारों पर चित्रित की गई हैं। चित्रात्मक परंपरा में मुख्य रूप से संक्षेप आख्यान, सतत आख्यान और घटनात्मक आख्यान पद्धति का प्रयोग किया जाता है। वैसे तो सभी बौद्ध स्मारकों में मुख्य विषय बुद्ध के जीवन की घटनाएं ही हैं, लेकिन मूर्तियों या आकृतियों की सजावट करने के मामले में जातक कथाएं भी समान रूप से महत्वपूर्ण रही हैं। बुद्ध के जीवन से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, पर उनमें से अक्सर बुद्ध के जन्म, गृह त्याग, ज्ञान प्राप्ति, धर्मचक्र प्रवर्तन और महापरिनिर्वाण की घटनाओं को ही अक्सर चित्रित किया गया है। जिन जातक कथाओं का अक्सर अनेक स्थानों पर बार बार चित्रण दर्शाया गया है, वे मुख्य रूप से छदंत जातक, विदुर पंडित जातक, रूर जातक और शिवी जातक, विषांतर जातक और साम जातक है जो है। तो ये सभी जो है जातक कथाएं जो है आपको बताना है कि जो है
कुल जातक कथाएं कितनी हैं? क्वेश्चन आपके पास यह है कि कुल जातक बौद्ध धर्म में कुल जातक कथा, क्वेश्चन यह है कि कुल जातक कथा कितनी है, कितनी है? ये आपको कमेंट करके बताना है कि कुल जातक कथाएं कितनी है, ये आपको बताना है। तो कुल जातक कथाएं कितनी है ये आपको बताना है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। क्या आप सोचते हैं कि भारत में प्रतिमाएं मूर्ति बनाने का कार्य मौर्य काल से शुरू हो गया था? इस संबंध में आपके क्या विचार हैं? स्तूप का क्या महत्व था और स्तूप कला का विकास कैसे हुआ? बुद्ध के जीवन की 4 घटनाएं कौन सी थी जिन्हें बौद्ध कला के भिन्न भिन्न रूपों में चित्रित किया गया है? ये घटनाएं किस बात का प्रतीक है? जातक क्या है? जातकों का बौद्ध धर्म से क्या संबंध है, पता लगाइए। तो ये चीज़ें थी जिनके बारे में आप देख सकते हैं। तो ये हम लोगों ने आज देखा कि धर्म के आगे जो है हम लोग दोस्तों यहाँ पर अब हम लोग चौथे पार्ट में आ गए हैं कि अध्याय 4 पर आ गए हैं, जहाँ की मौर्य काल के बाद की कलाओं को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर अध्याय 4 है जिसमें कि हम लोग आगे देखेंगे भारतीय कला और स्थापत्य में मौर्योत्तर कालीन प्रवृत्तियाँ। मौर्य काल के बाद जो मौर्योत्तर कालीन प्रवृत्तियाँ थी उनके बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो जहाँ पर ईसा पूर्व 2री शताब्दी के बाद अनेक शासकों ने विशाल मौर्य साम्राज्य में अलग अलग हिस्सों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। इसमें उत्तर भारत में और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में शुंग, कण्व, कुषाण और गुप्त शासकों ने अपना आधिपत्य जमा लिया। तो दक्षिण तथा पश्चिमी भारत में सातवाहनों, इक्ष्वाकुओं, अभीरों और वाकाटकों ने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। संयोगवश ईसा पूर्व 2री शताब्दी में सनातन धर्म के 2 मुख्य संप्रदायों में वैष्णव धर्म और शैव धर्म का भी उदय हुआ। भारत में ईसा पूर्व 2री शताब्दी के अनेक स्थल हैं जिनका उल्लेख करना विषय की दृष्टि से उपयुक्त होगा। मूर्ति कला के कुछ उत्कृष्ट उदाहरण नमूने विदिशा, भरहुत, बोधगया, जयपेट आंध्र प्रदेश, मथुरा उत्तर प्रदेश, खंडगिरी, उदयगिरी और खंडगिरी, भुज पुणे के निकट, पावनी नागपुर के निकट महाराष्ट्र में पाए गए हैं। भरहुत के बारे में देखते हैं तो भरहुत में पाई गई मूर्तियां मौर्य कालीन यक्ष और यक्षिणी की प्रतिमाओं की तरह दीर्घाकार लंबी है। प्रतिमाओं के आयतन के निर्माण में कम उभार है लेकिन रेखिकता का ध्यान रखा गया है। आकृतियाँ चित्र की सतह से ज़्यादा उभरी नहीं है। आख्यानात्मक उभार में 3 आयामों का भ्रम एक और झुके हुए परिप्रेक्ष्य के साथ दर्शाया गया है। आख्यान में स्पष्टता मुख्य घटनाओं के चुनाव से बढ़ गई हैं। भरहुत में आख्यान फलक अपेक्षाकृत कम पात्रों के साथ दिखाए गए हैं, लेकिन जो समय आगे बढ़ता जाता है कहानी के मुख्य पात्रों के अलावा अन्य पात्र भी चित्र की परिधि में प्रकट होने लगते हैं। कभी कभी एक भौगोलिक स्थान पर अधिक घटनाएं चित्र की परिधि में एक साथ चित्रित की गई हैं, जबकि कहीं कहीं एक घटना को संपूर्ण चित्र में चित्रित किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ये चिल्कोका खिड़ी की है, जो खासकर जो है इसमें वृक्ष की टहनी पकड़े हुए और हाथी पर खड़ी हुई है जो है। मूर्तिकारों द्वारा उपयुक्त स्थान पर अधिकतम उपयोग किया गया आख्यान कथानक में यक्ष तथा यक्षिणियों के जुड़े हुए हाथ की तथा अकेली आकृतियों में हाथों को चपटा और छाती से लगा हुआ दिखाया गया है, लेकिन कुछ मामलों में खासतौर पर बाद वाले समय में हाथों को सहज रूप से छाती से आगे बढ़ा हुआ दिखाया गया है। इन उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि कलाकृतियों को जो कि सामूहिक स्तर पर काम करते थे, उत्कीर्णन की विधि को समझना कितना जरूरी होता था। प्रारंभ में सतह को तैयार करना प्रमुख कार्य होता था और उसके बाद मानव शरीर तथा अन्य रूपों को उकेरा या बनाया जाता था। चित्र की सतह के छिछले उत्कीर्णन के कारण हाथों और पैरों के बाहर निकला हुआ दिखाना संभव नहीं था, इसलिए हाथों को जुड़ा हुआ और पैरों को बढ़ा हुआ दिखाया गया है। शरीर ज़्यादातर कड़ा तथा तना हुआ दिखाई पड़ता है और पैर बढ़ा हुआ दिखाया गया है। शरीर ज़्यादातर कड़ा तथा तना हुआ दिखाई पड़ता है और भुजाएं व पैर शरीर के साथ साथ चिपके हुए से दिखाए गए हैं, किंतु आगे चलकर ऐसा दृश्य प्रस्तुति में संशोधन कर दिया गया है। आकृतियों का उत्कीर्ण गहरा होने लगा और आयतन बढ़ गया है।
जिससे मनुष्यों तथा जानवरों के शरीर का प्रतिरूपण असली जैसा होने लगा है। भरहुत, बोधगया, सांची स्तूप 2 और जैकपेट में पाई गई मूर्तियां इस शैली के अच्छे उदाहरण हैं। भरहुत की आख्यान उद्भूत यानी रिलीफ से संबंध, रिलीफ दोस्तों उसे कहते हैं जो दीवार में या किसी जगह पर उभरी हुई सतह को रिलीफ कहा जाता है, से स्पष्ट प्रकट होता है कि कला शिल्पी अपनी चित्रात्मक भाषा के माध्यम से कितने अधिक प्रभावशाली ढंग से अपनी कहानियाँ कह सकते थे। एक ऐसी ही आख्यान उद्भव से सिद्धार्थ गौतम की माता महारानी मायादेवी की एक स्वप्न की घटना को दिखाया गया है। इसमें महारानी की आकृति को लेटी अवस्था में और एक हाथी के ऊपर से उतरकर महारानी मायादेवी की कोख गर्भाशय की ओर बढ़ते हुए दिखाया गया है। दूसरी ओर जातक कथाओं का चित्रण बड़े सरल तरीके से किया गया है। उनमें कथा के भौगोलिक स्थल के अनुसार घटना को प्रस्तुत किया गया है। अगर देखें दोस्तों तो यहाँ से प्रस्तुत किया गया है। कई जातक कथाएं जो है दिखाई जाती है। रूर जातक में बोधिसत्व हिरण को एक आदमी की जान बचाने के लिए उसे अपनी पीठ पर ले जाते हुए दिखाया गया है। इसी चित्र में एक अन्य घटना में एक राजा को अपनी सेना के साथ खड़ा हुआ दिखाया गया है। राजा हिरण पर तीर छोड़ने ही वाला है और जिस आदमी की हिरण ने रक्षा की थी उसे भी राजा के साथ खड़े हुए अपनी अंगुली से हिरण की ओर इशारा करते हुए दिखाया गया है। कथा के अनुसार आदमी ने बचाए जाने के बाद हिरण को वचन दिया था कि वह किसी भी व्यक्ति को उसकी पहचान नहीं बताएगा। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यह हिरण है और जो आदमी है और ये राजा है और ये आदमी है जिसे हिरण ने बचाया था। तो जो है यहाँ पर देखा जा सकता है जो है। तो ये चीज़ें हैं कि महारानी माया का स्वप्न जातक भरहुत पर यह चित्र दिखाया गया है जो है नहीं बताया गया। लेकिन जब राजा हिरण की पहचान बताने वाले को पुरस्कार देने की घोषणा करता है तो वह आदमी अपने वचनों से फिर जाता है और राजा को उसी जंगल में ले जाता है जहां हिरण ने उसकी जान बचाई थी। ऐसी जातक कथाएं स्तूपों को अलंकृत करने के लिए उपयोग में लाई गई हैं। यह जान लेना भी दिलचस्प होगा कि अब विभिन्न राज्यों प्रदेशों में ज्यों-ज्यों स्तूपों का निर्माण बढ़ता गया उनकी शैलियों में भी अंतर आने लगा। ईसा पूर्व पहली और दूसरी शताब्दियों की सभी पुरुष प्रतिमाओं में केश सज्जा को गुथे हुए दिखाया गया है। कुछ मूर्तियों में तो यह सब जगह एक सी पाई जाती हैं। भरहुत में पाई गई कुछ मूर्तियां आज भारतीय संग्रहालय कोलकाता में सुरक्षित देखी जा सकती हैं। तो भारतीय संग्रहालय कोलकाता, दोस्तों आपको बताना है कि भारतीय संग्रहालय कोलकाता की स्थापना कब हुई थी। जो है स्थापना अब मैं पूछ रहा हूँ, यह आपको बताना है। आप सर्च कर सकते हैं, चाहे जिस तरह से कर सकते हैं, आपको यहाँ पर यह क्वेश्चन बताना है जो है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि खासकर अगर देखें तो भारतीय संग्रहालय कोलकाता में सुरक्षित देखें। स्तूप, सांची का स्तूप के बारे में हम लोग देख लेते हैं। सांची का स्तूप मूर्तिकला के विकास के अगले चरण को सांची के स्तूप 1 मथुरा और आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के बेगी स्थान पर पाई जाने वाली मूर्तियों में देखा जा सकता है। यह चरण यानी कि दोस्तों जो बेगी मथुरा और आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के बेगी स्थान पर पाई जाने वाली मूर्तियों में देखा जा सकता है। यह चरण शैलीगत प्रगति की दृष्टि से उल्लेखनीय है। सांची के स्तूप 1 में ऊपर और नीचे 2 प्रदक्षिणा पथ हैं। इसके 4 तोरण हैं जो सुंदरता से सजे हुए हैं। इन तोरणों पर बुद्ध के जीवन की घटनाओं और जातक कथाओं के अनेक प्रसंगों को प्रस्तुत किया गया है। प्रतिमाओं का संयोजन अधिक उभारदार है और संपूर्ण अंतराल में भरा हुआ है। हाव भाव, शारीरिक मुद्राओं की प्रस्तुतिकरण स्वाभाविक है और शरीर के अंग प्रत्यंग में कोई कठोरता नहीं दिखाई देती। सिर काफ़ी उठे हुए हैं। बाहरी रेखाओं की कठोरता, अनम्यता कम हो गई है। आकृतियों को गति दे दी गई है। आख्यान में विस्तार आ गया है। उकेरने की तकनीक भरहुत की तुलना में अधिक उन्नत प्रतीत होती हैं। बुद्ध को प्रतीकों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पर दोस्तों जो है स्तूप के बारे में देख लेते हैं। तो स्तूप जो है कि स्तूप 1 की योजना, सांची के स्तूप की वो योजना है जिसके बारे में यहाँ पर देख सकते हैं। तो खासकर अगर देखें स्तूप योजना के बारे में, तो यह जो है यह स्तूप योजना के बारे में अगर देखें तो
नीचे पर देख सकते हैं जो गेट होता है उसे तोरण द्वार कहते हैं, यह गेट है। और फिर उसके बाद जो है उसके चारों ओर वेदिका बनाई जाती है, वेदिका बनाई जाती है। यह जो है आप देख सकते हैं ये वेदिका है। और 4 गेट इसके थे, उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम में बनाए गए थे। तो गेट 1 है, 1 है, 2 गेट है, दूसरा है और तीसरा है और चौथा है। जो ऊपर बनाई जाती थी इसे वेदिका कहते थे। वेदिका के बाद मेधी आती थी, जो कि मेधी जिस पर कहते हैं नींव जिसे है उसे कहा जाता था। मेधी के बाद जो है प्रदक्षिणा पथ आता था, जो कि मेधी के बाद जो गैलरी होती थी उसे प्रदक्षिणा पथ कहते थे। जैसा कि आप देख सकते हैं यह प्रदक्षिणा पथ था जो है। प्रदक्षिणा पथ के बाद जो बनाया जाता था उसे अंड कहते थे। ये जो ऊपर गुंबदनुमा है इसे अंड कहा जाता था। अंड के ऊपर जो है हर्मिका, यह पवित्र स्थान था, जो कि जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यह हर्मिका है। और यहाँ से हर्मिका पर जो है पवित्र चीज हटे, जहाँ पर जो है गौतम बुद्ध से संबंधित कोई इस पवित्र चीज़ यहाँ पर रखी जाती थी जो है। इसके बाद छत्रक आता था, जो छत्रक है 1, 2 और 3 छत्रक आते थे जो है। नीचे सबसे बड़ा छत्रक, फिर उसके बाद छोटा, फिर उसके बाद ऊपर छोटा जो है। ये तीनों छत्रक के नाम थे। ये करुणा, दया और क्षमा के रूप में इन्हें जाना जाता था जो है। तो ये चीज़ें थी जो है। यहाँ पर आप स्तूप की संरचना आपने देखा जो है। तो सबसे ऊपरी भाग पर छत्रक होता है, सबसे ऊपरी भाग पर छत्रक होता था। फिर उसके बाद हर्मिका होती थी, फिर उसके बाद अंड होता था, अंड के बाद जो है प्रदक्षिणा पथ होता था, फिर मेधी होती थी, फिर उसके बाद जो है वेदिका होती थी, फिर उसके बाद तोरण द्वार होते थे। तो अगर क्रम से देखें, ऊपर से नीचे का क्रम जो है अगर देखें तो ऊपर से नीचे का क्रम अगर देखें तो ऊपर से नीचे का क्रम जो है अगर देखें तो इसमें सबसे पहले सबसे ऊपर जो था उसमें छत्रक था। फिर उसके बाद जो है हर्मिका थी, हर्मिका यह दूसरे स्थान पर थी। फिर उसके बाद तीसरे में अंड था, अंड। और चौथे में अगर देखें तो प्रदक्षिणा पथ आता था, प्रदक्षिणा पथ आता था। फिर उसके बाद प्रदक्षिणा पथ के बाद जो है मेधी आती थी, मेधी आती थी। फिर उसके मेधी के बाद जो है वेदिका थी, वेदिका। फिर उसके बाद तोरण द्वार होते थे, तोरण द्वार होते थे जो है। तो ये ऊपर से नीचे असेंडिंग यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में था, ऊपर से नीचे वाले क्रम में था जो है। और नीचे से ऊपर अगर चढ़े तो तोरण द्वार, वेदिका, मेधी, प्रदक्षिणा पथ, अंड, धर्मिका, छत्रक। छत्रक सबसे ऊपर था, यह सबसे ऊपरी भाग था, ऊपरी भाग। और तोरण द्वार सबसे निचला भाग था, सबसे निचला, या कह सकते हैं प्रवेश द्वार था जो है, प्रवेश द्वार था। तो इस तरह से इसके के बारे में आप लोगों ने देखा जो है। हम लोग आगे चलते हैं कि में अधिक उन्नत प्रतीत होती है। बुद्ध को प्रतीकों के रूप में प्रस्तुत किया जाना अब भी जारी रहा। सांची के स्तूप 1 में आख्यान अधिक विस्तृत कर दिए गए, किंतु स्वप्न प्रसंग का प्रस्तुतिकरण महारानी को लेटी अवस्था में और ऊपर से उतरते हुए एक हाथी के चित्रण द्वारा बहुत ही सरल तरीके से किया गया है। कुछ ऐतिहासिक आख्यानों जैसे कि कुशीनगर की घेराबंदी, बुद्ध का कपिलवस्तु भ्रमण, अशोक द्वारा रामग्राम स्तूप के दर्शन आदि को पर्याप्त विस्तार के साथ प्रस्तुत किया गया है। मथुरा में पाई गई इस काल की प्रतिमाओं में भी ऐसी ही विशेषताएं पाई जाती हैं। हालांकि उनके प्राकृतिक रूपाकृतिक यानी अंगों प्रत्यंगों के प्रस्तुतिकरण में कुछ अंतर है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये उत्कीर्ण आकृति सांची स्तूप की है। जैसा कि हाथी से जो है पे बैठी हुई जो है महारानी जो है उतरती हुई जो है यहाँ से दिखाया गया है जो है। मथुरा, सारनाथ एवं गांधार कला। ईसा की पहली शताब्दी में, उसके बाद उत्तर भारत में गांधार, अब पाकिस्तान व मथुरा और दक्षिण भारत में बेंगियान पर इस कला के उत्पादन में महत्वपूर्ण केंद्र बन गए थे।
मथुरा और गांधार में बुद्ध के प्रतीकात्मक रूप को मानव रूप मिल गया था, मानव स्वरूप मिल गया था। गांधार की मूर्तिकला की परंपरा बैक्ट्रिया, पार्थिया एवं स्वयं गांधार की स्थानीय परंपरा का संगम हो गया था। मथुरा की मूर्तिकला की स्थानीय परंपरा इतनी प्रबल हो गई कि वह उत्तरी भारत के अन्य भागों में भी फैल गई। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है पंजाब के संघोल स्थल पर पाई गई स्तूप की मूर्तियां हैं। मथुरा में बुद्ध की प्रतिमाएं यक्षों की आरंभिक मूर्तियों जैसे बनी हैं, लेकिन गांधार में पाई गई बुद्ध की प्रतिमाओं में यूनानी शैली की विशेषता पाई जाती है। मथुरा में भारतीय जैन तीर्थंकरों और सम्राटों, विशेषकर कनिष्क की बिना सिर वाली मूर्तियां या चित्र भी पाए गए हैं। वैष्णव प्रतिमाएं मुख्य रूप से विष्णु और उनके विभिन्न रूपों की प्रतिमाएं और शैव प्रतिमाएं मुख्य रूप से उनके लिंगों और लिंगों की प्रतिमाएं भी मथुरा में पाई गई हैं। लेकिन संख्या की दृष्टि से बुद्ध की प्रतिमाएं अधिक पाई गई हैं। यह इंपॉर्टेंट है, संख्या की दृष्टि से बुद्ध की प्रतिमाएं अधिक पाई गई। ध्यान रहे कि विष्णु और शिव की प्रतिमाएं उनके आयुधों, चक्र और त्रिशूल के साथ प्रस्तुत की गई हैं, जो उनकी प्रतीकात्मक है। बड़ी प्रतिमाओं के उत्कीर्णन में विशालता दिखाई गई है। आकृतियों का विस्तार चित्र के परिधि से बाहर दिखाया गया है। चेहरे गोल हैं और उन पर मुस्कान दर्शाई गई है। मूर्तियों के आयतन का भारीपन कम कर दिया गया है, उसमें मांसलता दिखाई देती है। जंगले का भाग संगोल के बारे में अगर देखें तो खासकर यह जंगले का भाग संगोल के रूप में दिखाया गया है। मांसलता दिखाई देती है। शरीर के वस्त्र स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं। वे बाएं कंधे को ढके हुए हैं। इस काल में बुद्ध, यक्षिणी, शैव, वैष्णव देवी देवताओं की प्रतिमाएं और मानव मूर्तियां भी बड़ी संख्या में बनाई गई हैं। ईसा की दूसरी शताब्दी में मथुरा में प्रतिमाओं में विषयासक्ति केंद्रिकता आ गई है, गोलाई बढ़ गई और वे अधिक मांसल हो गई हैं। ईसा की चौथी शताब्दी में भी यह प्रवृत्ति जारी रही, लेकिन चौथी शताब्दी के अंतिम दशकों में विशालता और मांसलता में और कमी कर दी गई। मांसलता में अधिक कसाव आ गया है। इसमें कम ओढ़े गए वस्त्रों को दर्शाया गया है। इसके बाद ईसा की 5वीं और 6ठी शताब्दी में वस्त्रों को प्रतिमाओं के परिमाण आकार में ही शामिल कर दिया गया। बुद्ध की प्रतिमाओं में वस्त्रों की परिदृश्यता स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। इस अवधि में उत्तर भारत में मूर्तिकला के 2 प्रमुख संप्रदाय का उदय हुआ, जिसका उल्लेख करना जरूरी है। मूर्तिकला का परंपरागत केंद्र मथुरा तो कला के उत्पादन का मुख्य केंद्र बना ही रहा। उसके साथ ही सारनाथ और कौशाम्बी भी कला उत्पादन के महत्वपूर्ण केंद्रों में उभर कर सामने आए। सारनाथ में पाई जाने वाली बुद्ध प्रतिमाओं में दोनों कंधों को वस्त्र से ढका हुआ दिखाया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ध्यानस्थ बुद्ध गांधार 3री 4थी और बोधिसत्व गांधार 5वीं और 6ठी शताब्दी। 3री और 4थी की प्रतिमाओं में जो वस्त्र थे, ये देखिए, वस्त्र को देख सकते हैं। यहाँ पर वस्त्रों की माएँ कैसी थी, बाल घुंघराले, और उनमें यहाँ पर जो है इनके गले में हार और वस्त्रों में जो है चीज़ें दिखाई गई। सिर के चारों ओर आभा मंडल बना हुआ है, जिसमें अलंकरण सजावट बहुत कम किया हुआ है, जबकि मथुरा में बुद्ध की मूर्तियों में ओढ़ने के वस्त्र की कई तहें दिखाई गई हैं। ये दोस्तों मथुरा की हैं जो है, और ये भी गांधार की है जो है। तो गांधार की दोनों है, लेकिन मथुरा कला में उस समय प्रभाव ज़्यादा था, जबकि बाद में जो है गांधार में इसका प्रभाव कम पड़ा जो है। सिर के चारों ओर आभा मंडल बना हुआ है, तो दोनों में देख सकते हैं सिर के चारों तरफ आभा मंडल बना हुआ है, जिसमें अलंकरण सजावट बहुत कम किया हुआ है, जबकि मथुरा में बुद्ध की मूर्तियों में ओढ़ने के वस्त्र की कई तहें दिखाई गई हैं और सिर के चारों ओर आभा मंडल को अत्यधिक सजाया गया है। मथुरा में बुद्ध की मूर्तियों में ओढ़ने के वस्त्र कई तहें दिखाई दी गई हैं और सिर के चारों ओर आभा मंडल को अत्यधिक सजाया गया है। इस आरंभिक प्रतिमाओं की विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए इन्हें मथुरा, सारनाथ, वाराणसी, नई दिल्ली, चेन्नई, अमरावती आदि के संग्रहालयों में देखा जा सकता है। गंगा की घाटी के बाहर स्थलों की
स्थलों पर स्थित कुछ महत्वपूर्ण स्तूपों में से एक गुजरात में देव निमोरी का स्तूप है। गुजरात में देव निमोरी का स्तूप है। परवर्ती शताब्दी में बहुत कम बदलाव आया है। अलबत्ता प्रतिमाएं छरहरे या पतले रूप में दिखाई गई हैं और वस्त्रों की पारदर्शिता प्रमुख सौंदर्यानुभूत बनी रही है। दक्षिण भारतीय बौद्ध स्मारक के बारे में देखते हैं जो है, तो दक्षिण भारतीय बौद्ध स्मारकों में अगर देखें तो खासकर आंध्र प्रदेश के बेगी क्षेत्रों में अनेक स्तूप स्थल हैं, जैसे जयागपेट। यह दोस्तों जयागपेट जो था, यह खासकर जो है इसे अयाग पेट भी कहते हैं, अयोग पेट भी कहते हैं, और यह आंध्र प्रदेश में ज़्यादातर है। अमरावती है, भट्टी प्रोलुरो, नागार्जुनकोंडा, गोली आदि। अमरावती में एक महाचैत्य है जिसे अनेक प्रतिमाएं थी, जो अब चेन्नई संग्रहालय, अमरावती स्थल के संग्रहालय, नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय और लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में सुरक्षित रखी हुई हैं। सांची के स्तूप की तरह अमरावती के स्तूप भी प्रदक्षिणापथ है, जो वेदिका से ढका हुआ है, और वेदिका पर अनेक आख्यानात्मक प्रतिमाएं निरूपित की गई हैं। गुंबदी स्तूप का ढांचा उभारदार स्तूप प्रतिमाओं के चौकों से ढका हुआ है। उसकी खास विशेषता है अमरावती स्तूप का तोरण समय की मार को नहीं झेल सका और गायब हो गया। बुद्ध के जीवन की घटनाएं और जातक कथाओं के प्रसंग चित्रित हैं। हालांकि अमरावती के स्तूप की बाहरी दीवार पर उत्कीर्ण अमरावती की बाहरी दीवार पर ये चित्र बनाए गए हैं, आप देख सकते हैं। स्तूप पटल अमरावती द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व के चित्र और सजावट यहाँ पर दिखाए गए हैं। पूर्व 3 शताब्दियों के निर्माणकार दृष्टिगोचर होते हैं, लेकिन इनका सर्वोत्तम विकास ईसा की पहली और दूसरी शताब्दी में हुआ। सांची की तरह इस स्तूप में भी पहले चरण में बुद्ध की प्रतिमाएं ढोल के चौकों और कई स्थानों पर उकेरी गई हैं। संयोजन के भीतरी अंतराल में आकृतियों को नाना रूपों, मुद्राओं, आसनों जैसे सामने से, पीछे से, आगे से, एक तरफ से दिखाया गया है। प्रतिमाओं के चेहरे पर तरह तरह के गंभीर हाव भाव देखने को मिलते हैं। आकृतियां पतली हैं, उनमें गति और शरीर में 3 भंगिमाएं त्रिभंग के रूप में दिखाई देती हैं। त्रिभंग ये होता है जब कोई मूर्ति 3 भागों में मुड़ी हो, तब उसे त्रिभंग रूप में कहा जाता है। 1 2 3 दिखाई देती हैं। सांची की प्रतिमाओं की तुलना में इन प्रतिमाओं का संयोजन अधिक जटिल है। रेखिकता में लोच आ गया है। प्रतिमाओं में दिखाई गई गतिशीलता निश्चलता को दूर कर देती है। उभारदार प्रतिमाओं में 3 आयामी अंतराल को तैयार करने का विचार उभरे हुए आयतन, कोणीय शरीर और जटिल अतिव्याप्ति के रूप में कार्यान्वित किया गया है, किंतु रूप की स्पष्टता पर अधिक ध्यान दिया गया है। भले ही आख्यान में उसका आकार और भूमिका कैसी भी रही हो, आख्यानों का चित्रण बहुतायत से किया गया है। इन आख्यानों से बुद्ध के जीवन की घटनाओं और जातक कथाओं के प्रसंगों को प्रस्तुत किया गया है। फिर भी उनमें ऐसे अनेक जातक दृश्य पाए जाते हैं जिनको पूरी तरह पहचाना नहीं जा सका। जन्म की घटना के प्रस्तुतिकरण में महारानी महादेवी को शैया पर लेटे हुए दिखाया गया है। उनके चारों ओर दासियां खड़ी हैं और संयोजन के ऊपरी भाग में एक छोटे से हाथी को दिखाया गया है। यह महारानी माया देवी की स्वप्न का प्रस्तुतिकरण है। एक अन्य उद्भिद में बुद्ध के जन्म से संबंधित 4 घटनाएं दिखाई गई हैं। इससे यह पता चलता है कि आख्यानों को नाना रूप से चित्रित किया जाता था। तो फलक नागार्जुनकोंडा के स्तूप की जो है यह घटना है, जिसे आप देख सकते हैं। ईसा की 3वीं सदी में नागार्जुनकोंडा और गोली की प्रतिमाओं में आकृतियों की अनुप्राणित गति कम हो जाती है। अमरावती की उद्भिद प्रतिमाओं की तुलना में नागार्जुनकोंडा और गोली के कलाकारों ने काया की उभरी हुई सतहों का प्रभाव उत्पन्न करने में सफलता पाई। यहाँ देख सकते हैं नागार्जुनकोंडा और गोली 2 स्तूप हैं। गोली जो स्वाभाविक है, उसका अभिन्न अंग दिखाई देता है। अमरावती, नागार्जुनकोंडा और गुंटापल्ली आंध्र प्रदेश में बुद्ध की स्वतंत्र प्रतिमाएं भी पाई जाती हैं। गुंटापल्ली में चट्टान में काटी गई एक गुफा है जो एलुरु के पास स्थित है। यह छोटे गज पृष्ठीय बहुकोणीय या वृत्ताकार चैत्य कक्ष ईसा पूर्व 2री शताब्दी में खोद कर बनाए गए थे। एक अन्य महत्वपूर्ण स्थल जहाँ पर चट्टानों को काटकर स्तूप बनाए गए थे
वे विशाखापट्टनम के पास पल्ली है। अब तक खुदाई में मिला सबसे बड़ा स्तूप सन्नति गुलबर्गा कर्नाटक में है। यहाँ एक ऐसा भी स्तूप है जिसे अमरावती के स्तूप की तरह उभारदार प्रतिमाओं से सजाया गया है। स्तूप सन्नति यह जनपद गुलबर्गा कर्नाटक में पाया गया है। अब तक खुदाई में मिला सबसे बड़ा स्तूप यही है। इम्पॉर्टेंट है जो है, ध्यान रखिएगा कि खुदाई में अब तक मिला सबसे बड़ा स्तूप सन्नति स्तूप है, जो कर्नाटक के गुलबर्गा में है। जो है बड़ी संख्या में स्तूपों के निर्माण का अर्थ यह नहीं होता कि वहाँ संरचनात्मक मंदिर, विहार या चैत्य नहीं बनाए जाते। तो हमारे पास इस संबंध में तो साक्ष्य तो हैं, पर कोई संरचनात्मक चैत्य या विहार आज तक बचा नहीं है। कुछ महत्वपूर्ण संरचनात्मक विहारों में सांची की गज पृष्ठाकार एप्साइडल चैत्य, गज पृष्ठाकार को एप्साइडल चैत्य का उल्लेख किया जा सकता है। यह वहाँ का मंदिर संख्या 18 है, जो कि एक साधारण देवालय है जिसमें आगे स्तंभ बने हैं और पीछे एक बड़ा कक्ष बना है। इसी प्रकार गुंटापल्ली की संरचनात्मक मंदिर भी उल्लेखनीय है। बुद्ध की प्रतिमाओं के साथ साथ अन्य बौद्ध प्रतिमाएं जैसे अवलोकितेश्वर, पद्मपाणि, वज्रपाणि, अमिताभ और मैत्रेय जैसे बोधिसत्वों की प्रतिमाएं बनाई भी जाने लगी हैं। किंतु बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा के उदय के साथ बोधिसत्वों की कुछ ऐसी प्रतिमाएं भी जोड़ी जाने लगीं जिनके द्वारा बौद्ध धर्म के जनहित के धार्मिक सिद्धांतों के प्रचार के लिए कतिपय सद्गुणों का मानवीकरण करने की प्रतिमा के रूप में प्रस्तुत किया गया था। अब हम लोग पश्चिमी भारतीय गुफाएं देखेंगे, जहाँ पर ये पश्चिमी भारतीय गुफाओं के बारे में देखेंगे। तो पश्चिमी भारत में बहुत सी बौद्ध गुफाएं हैं जो ईसा पूर्व 2री शताब्दी और उसके बाद की बताई जाती हैं। इनमें वास्तुकला के मुख्यतः 3 रूप मिलते हैं गज पृष्ठीय मेहराब छत, जिसे कि एप्सिडिकल कहते हैं, और अधूरी निर्मित गुफा कन्हेरी की गुफा है जहाँ पर देख सकते हैं, और चैत्य कक्ष कारले का चैत्य है और अधूरी निर्मित गुफा कन्हेरी की गुफा है के बारे में भी हम लोग देख सकते हैं। तो एप्सिडल गुफा को गज पृष्ठाकार कहा जाता है। जो है चैत्य कैश जो अजंता पीतलखोरा है भुज में पाए जाते हैं। गज पृष्ठीय मेहराब वाली, जिसे एप्सिडिकल कहते हैं, गज पृष्ठीय मेहराब वाली छत वाले स्तंभहीन कक्ष जो महाराष्ट्र के थाना नासर में मिलते हैं, और सपाट छत वाली चतुष्कोणीय कक्ष जिसके पीछे की ओर एक वृत्ताकार छोटा कक्ष होता है, जैसा कि महाराष्ट्र के कोडिवाइट में पाया गया है। चैत्य की विशाल कक्ष में अर्धवृत्ताकार चैत्य चाप मेहराब की प्रधानता होती है। सामने का हिस्सा खुला होता है जिसका मोहरा लकड़ी का बना होता था, और कुछ मामले में बिना खिड़की वाले मेहराब पाए जाते हैं, जैसा कि कोडिवाइट में भी देखा गया है। सभी चैत्य गुफाओं में पीछे की ओर स्तूप बनाना आम बात थी। ईसा पूर्व 1ली शताब्दी में गज पृष्ठीय मेहराब छत वाले स्तूप की मानक योजना में कुछ परिवर्तन किए गए, जिसके अंतर्गत बड़े कक्ष को आयताकार बना दिया गया, जैसा कि अजंता की गुफा संख्या 9 में देखने को मिलता है, और मोहरे के रूप में एक नासिक की गुफा का चित्र दिया गया है। मोहरे के रूप में एक पत्थर की पर्दी लगा दी गई। ऐसा निर्माण बेदसा, नासिक, कार्ला, कन्हेरी में भी पाया जाता है। अनेक गुफा स्थलों में पहले मानक किस्म के चैत्य कक्ष परिवर्तित काल में भी पाए जाते हैं। कारले में चट्टानों को काट कर सबसे बड़ा कक्ष बनाया गया था। जो है बनाया गया गुफा की योजना में पहले 2 खंभों वाला खुला सहन है। वर्षा से बचाने के लिए एक पत्थर की पर्दी दीवार है। फिर एक बरामदा है। मोहरे के रूप में पत्थर की पर्दी दीवार, एक खंभे पर टिकी गज पृष्ठीय छत वाला चैत्य कक्ष, और अंत में पीछे की ओर स्तूप बना है। कार्ला चैत्य में चैत्य कक्ष मंडप को मनुष्यों तथा जानवरों की आकृतियों से सजाया गया है। वे भारी और चित्र के अंतराल में चलती हुई दिखाई देती हैं। कन्हेरी की गुफा संख्या 3 में कार्ला के चैत्य कक्ष की योजना का कुछ और विस्तृत रूप दिखाई देता है। इस गुफा के भीतरी भाग का संपूर्ण निर्माण कार्य एक साथ नहीं किया गया था। इसके लिए इसकी समय समय पर संपन्न किए गए कार्य की प्रगति की झलक स्पष्ट रूप से
स्पष्ट दिखाई देती है। आगे चलकर चतुष्कोणीय चपटी छत वाली शैली को सबसे अच्छा डिजाइन समझा जाने लगा था जो है। तो चतुष्कोणीय चपटी छत वाली शैली को सबसे अच्छा डिजाइन जाने लगा। यह डिजाइन व्यापक रूप से अनेक स्थानों पर पाया जाता है। जहाँ तक बिहारों का सवाल है तो भी सभी गुफा स्थलों पर खोदे गए हैं। देखिए दोस्तों, बिहार जो है वो रहने का स्थल था और चैत्य जो है वह पूजा गृह था जो था, इसलिए सभी गुफा स्थलों पर खोदे गए हैं। बिहारों की निर्माण योजना नक्शे में एक बरामदा, बड़ा कक्ष और इस कक्ष की दीवारों के चारों ओर प्रकोष्ठ होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिहार गुफाएं: अजंता की गुफा संख्या 12, बिरसा की गुफा संख्या 11, नासिक की गुफा संख्या 3, 10 और 17 है। आरंभ की अनेक बिहार गुफाओं के भीतर से चैत्य के मेहराबों और गुफा के प्रकोष्ठ द्वारों पर वेदिका डिजाइनों से सजाया गया है। बाद में इस तरह की सजावट को छोड़ दिया गया। नासिक की गुफा संख्या 3, 10, 17 मोहरे की डिजाइन में एक अलग उपलब्धि हुई। नासिक की बिहार गुफाओं के सामने के स्तंभ के घट आधार और शीर्ष पर मानव आकृतियां उकेरी गई हैं। ऐसी ही एक अन्य गुफा जुन्नार महाराष्ट्र में भी खोदी हुई है, जो आम जनता के गणेश लेनी के नाम से भी प्रसिद्ध है, क्योंकि इसमें गणेश जी की प्रतिमा स्थापित हुई है। आगे चलकर इस बिहार के कक्ष के पीछे की स्तूप भी जोड़ दिया गया है, जिसे एक चैत्य बिहार हो गया है। ईसा की 4वीं और 5वीं शताब्दी के स्तूपों में बुद्ध की प्रतिमाएं संलग्न की गई हैं। जुन्नार महाराष्ट्र की खुदी हुई गुफाओं का सबसे बड़ा समूह है। नगर की पहाड़ियों के चारों ओर 200 से भी ज़्यादा गुफाएं खुदी हुई हैं, जबकि मुंबई के पास कन्हेरी में ऐसी 108 गुफाएं हैं। तो कन्हेरी में कुल कितनी गुफाएं हैं? 108 गुफाएं हैं दोस्तों। और गुफा स्थलों में सबसे महत्वपूर्ण स्थल है अजंता, पीतलखोरा, एलोरा, नासिक, भुंज, जुन्नार, कार्ला, कन्हेरी की गुफाएं हैं। अजंता, एलोरा और कन्हेरी आज भी फल फूल रही हैं। तो अजंता, एलोरा और कन्हेरी की गुफाएं आज भी प्रसिद्ध हैं जो है। अजंता सबसे प्रसिद्ध गुफा स्थल अजंता है और अजंता महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है, जहां भुसावल, जलगांव और औरंगाबाद के रास्ते पहुंचा जा सकता है। अजंता में कुल 26 गुफाएं हैं। इसमें से 4 गुफाएं चैत्य गुफाएं हैं, जिनका समय प्रारंभिक चरण यानी ईसा पूर्व 2री और 1ली शताब्दी गुफा संख्या 9, 10 और प्रवर्ती चरण यानी कि ईसा की 5वीं शताब्दी गुफा संख्या 19 से 26 है। इसमें बड़े बड़े चैत्य विहार हैं और ये प्रतिमाओं तथा चित्रों से अलंकृत है। दोस्तों, यहाँ पर कुल 26 गुफाएं दी गई हैं, जबकि अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो अगर देखें तो अजंता में कुल 30 गुफा है। कितनी गुफा है? 30 गुफाएं अजंता में कुल 30 गुफाएं हैं। 30 गुफाएं हैं, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पर चूंकि एनसीईआरटी है, इसमें 26 ही दी गई है। तो अगर मान लीजिए 30 न देकर 26 देता है तो आप 26 भी लगा सकते हैं, लेकिन वास्तव में कुल 30 गुफाएं अजंता में हैं। अजंता ही एक ऐसा उदाहरण है जहाँ ईसा पूर्व 1ली शताब्दी और ईसा की 5वीं शताब्दी के चित्र पाए जाते हैं। अजंता और पश्चिमी दक्कन की गुफाओं के काल के बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनके शिलालेखों में काल तिथि का उल्लेख नहीं मिलता। तो ये अजंता की गुफाएं हैं। अजंता की गुफाओं का विहंगम दृश्य है, यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद जो है गुफा संख्या 2 के बरामदे में उत्कीर्ण मूर्ति फलक अजंता की। तो गुफा संख्या 19 गुफा संख्या में अगर देखें अजंता की तो 10, 9, 12, 13 आरंभिक चरण की हैं। 8 से लेकर 13 तक की आरंभिक चरण की गुफाएं हैं। गुफा संख्या 11, 15 और 6 ऊपरी तथा निचली, और गुफा संख्या 7 ईसा की 5वीं शताब्दी के उत्तरवर्ती दशकों से पहले की है। बाकी सभी गुफाएं 5वीं शताब्दी के पूर्ववर्ती दशकों से ईसा की 6ठी शताब्दी के पूर्ववर्ती दशकों के बीच खोदी गई हैं। बुद्ध, यशोधरा एवं राहुल का चित्र गुफा संख्या 17 में है, पहले की है। बाकी सभी गुफाएं 5वीं शताब्दी की पूर्ववर्ती दिशा में 6ठी शताब्दी के बीच खोदी गई। चैत्य गुफा संख्या 19 और 26 विस्तृत रूप से उत्कीर्ण की गई हैं। उनका मोहरा बुद्ध और बोधिसत्वों की आकृतियों से सजाया गया है। वे गजपृष्ठीय तहखानेदार छत वाली किस्म की गुफाएं हैं। गुफा संख्या 26 बहुत बड़ी है
भीतर का संपूर्ण बड़ा कक्ष मंडप बुद्ध की अनेक प्रतिमाओं से उकेरा गया है और उनमें सबसे बड़ी प्रतिमा महापरिनिर्वाण की है। ये महापरिनिर्वाण की प्रतिमा सबसे ज़्यादा है, गुफा संख्या 26 में महापरिनिर्वाण की है। ये सभी गुफाएं बिहार चैत्य किस्म की हैं। उनमें खंभों वाला बरामदा, खंभों वाला मंडप और दीवार के साथ साथ प्रकोष्ठ बने हैं। पीछे की दीवार पर बुद्ध का मुख्य पूजा गृह है। अजंता में पूजा स्थल की प्रतिमाएं आकार की दृष्टि से बड़ी हैं और आगे बढ़ने की ऊर्जा के साथ प्रदर्शित की गई हैं। कुछ बिहार गुफाओं का कार्य अभी तक अपूर्ण है, जैसे गुफा संख्या 5, 14, 23 और 24। अजंता के महत्वपूर्ण संरक्षकों में बराहदेव गुफा संख्या 16 का संरक्षक, जो वाकाटक नरेश हरिसेन का प्रधानमंत्री था, जो है उपेंद्र गुप्त गुफा संख्या 17, 20 का संरक्षक था, जो है उपेंद्र गुप्त गुफा संख्या 16 का संरक्षक बराहदेव था, जो वाकाटक नरेश हरिसेन का प्रधानमंत्री था। बराहदेव, यह इम्पोर्टेंट है कि गुफा संख्या 16 का संरक्षक बराहदेव था, जो है क्षेत्र का स्थानीय शासक और वाकाटक नरेश हरिसेन का सामंत था, तथा बुद्ध भद्र गुफा संख्या 26 का संरक्षक था, जो है बुद्ध भद्र गुफा संख्या 26 का संरक्षक था। गुफा भिक्षुक बुद्ध जो है यह गुफा संख्या 17 का चित्र है, जो है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि वाकाटक नरेश हरिसेन का सामंत था। बुद्ध भद्र गुफा संख्या 26 का संरक्षक के रूप में था, जो है, और मथुरा दास गुफा संख्या 4 का संरक्षक था, जो है। तो मथुरा दास गुफा संख्या 4 का संरक्षक के नाम से उल्लेखनीय। गुफा संख्या 1, 2, 16 और 17 अनेक चित्र आज भी शेष हैं। चित्रों में अनेक शैली प्रकारगत अंतर पाए जाते हैं। ईसा की 5वीं शताब्दी के अजंता के चित्रों में बाहर की ओर प्रेक्ष दिखलाया गया है। रेखाएं अत्यंत अस्पष्ट हैं और उनमें पर्याप्त लयबद्धता देखने को मिलती है। शरीर का रंग बाहरी रेखा के साथ मिल गया है, जिससे चित्र का आयतन फैला हुआ प्रतीत होता है। आकृतियां पश्चिमी भारत की प्रतिमाओं की तरह भारी हैं। पहले चरण में बनी गुफाओं, विशेषकर गुफा संख्या 9 और 10 में भी चित्र पाए जाते हैं। गुफा संख्या 17 अप्सराएं, जो है अप्सरा का चित्र है गुफा संख्या 17 में भारी। पहले चरण में बनी गुफाओं में विशेषकर 9, 10 में बने चित्र पाए जाते हैं। ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के हैं। इन चित्रों में रेखाएं पैनी हैं, रंग सीमित हैं। इन गुफाओं में आकृतियां स्वाभाविक रूप से बिना बढ़ा चढ़ाकर अंकित किए हुए रंगी हैं, जहाँ पर देख सकते हैं कि चित्रित छत गुफा संख्या 10 अजंता का चित्रित छत, जो है। आगे देखते हैं तो यहाँ पर गुफा संख्या 9 चित्र गुफा संख्या 9 अजंता का भौगोलिक स्थान के अनुसार घटनाओं को समूहबद्ध किया गया है। सतहों में क्षैतिज तरीके आकृतियों का नियोजन किया गया है। भौगोलिक स्थिति को वस्तु के बाहरी हिस्सों में पृथक कर दिखाया गया है। सांची की मूर्तिकला से समानता से यह स्पष्ट होता है कि किस प्रकार समसामयिक मूर्तिकला और चित्रकला की प्रक्रिया साथ साथ चल रही थी। पगड़ी की आगे की गांठ उसी प्रकार से आकृतियों में दिखाई गई है जिस प्रकार मूर्तियों में दिखाई गई है, यद्यपि पगड़ियों के कुछ अलग प्रकार भी चित्रित किए गए हैं। दूसरे चरण के चित्रों का अध्ययन गुफा संख्या 10 तथा 9 की दीवारों व स्तंभ पर बने चित्रों से किया जाता है। बुद्ध की ये आकृतियां 5वीं शताब्दी ईस्वी के चित्रों से भिन्न हैं। चित्रकला के इस क्षेत्र में इस प्रकार की गतिविधियों को धार्मिक आवश्यकताओं के आधार पर समझा जाना चाहिए। गुफाओं का निर्माण एवं चित्रकला की गतिविधियां साथ साथ एक ही समय में हुई हैं। अगले चरण की चित्रित गुफा संख्या 16, 17, 1 और 2 में देखे जा सकते हैं। इनका अर्थ यह नहीं है कि अन्य गुफाओं में चित्र निर्माण नहीं हुआ है। वस्तुतः प्रत्येक खोदी गई गुफा में चित्र बनाए गए हैं, परंतु उनमें कुछ ही शेष रह गए हैं। गुफा चित्रों के प्रतीकात्मक वर्गीकरण पाया जाता है। यह भी देखा गया है कि इन चित्रों में त्वचा के लिए विभिन्न रंगों जैसे भूरा, पीलापन लिए हुए भूरा, हरित, पीले आदि का प्रयोग किया गया है, जो भिन्न प्रकार की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। गुफा संख्या 16 और 17 के चित्रों में सटीक और शालीन रंगात्मक व्यवस्थाएं है। महाजनक जातक फलक का हिस्सा गुफा संख्या 1 का यह चित्र है, जो है। गुणों का प्रयोग हुआ है। इनमें गुफा की मूर्तियों के समान भारीपन नहीं है। आकृतियों के घुमाव लयात्मक हैं। भूरे रंग की मोटी रेखाओं से उभार प्रदर्शित किया गया है।
भूरे रंग की मोटी रेखाओं से उभार प्रदर्शित किया गया है। रेखाएं जोरदार और शक्तिशाली हैं। आकृति संयोजन में विशेष चमक देने का प्रयास किया गया है। गुफा संख्या 1-2 के चित्र सलीके से बने हुए हैं। वे स्वाभाविक हैं, जो गुफा की मूर्तियों में सामंजस्य रखते हैं। वास्तु का संयोजन सामान्य है और आकृतियों को त्रिआयामी बनाने हेतु विशेष प्रभाव लाने के लिए गोलाकार संयोजन का प्रयोग किया गया है। अर्धनिर्मित लंबी आंखें बनाई गई हैं। चित्रकारों के विभिन्न समूहों द्वारा निर्मित चित्रों की विभिन्नता का पता उसकी प्रतीकात्मकता एवं शैली की विशेषताओं से चलता है। स्वाभाविक भंगिमाएं एवं बढ़ा चढ़ाकर न बनाए गए चेहरों का प्रयोग विशेष रूप से किया गया है। इन प्रतिमाओं के विषय बुद्ध के जीवन की घटनाएं, जातक अवदान कथाओं के प्रसंग हैं। कुछ चित्र जैसे सिंहल अवदान, महाजनक जातक, विदुर पंडित जातक के प्रसंग गुफा की संपूर्ण दीवार को ढके हुए हैं। ये उल्लेखनीय है कि छदंत जातक की कथा आरंभिक काल की गुफा संख्या 10 पर विस्तार पूर्वक चित्रित की गई है। तो छदंत जातक गुफा संख्या 10 पर विस्तार पूर्वक चित्रित की गई है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा जो है दोस्तों। विभिन्न भिन्न घटनाओं को अनेक भौगोलिक स्थलों के अनुसार एक साथ रखा गया है। जैसे जंगल में घटित घटनाओं को राजमहल में घटित घटनाओं से अलग दिखाया गया है। गुफा संख्या 10 में छदंत का दृश्य पूरी तरह पाली पाठ का अनुसरण करता है, जबकि गुफा संख्या 17 में वही प्रसंग भिन्न रूप में चित्रित किया गया है। यानी कि छदंत जातक का दृश्य जो है वो गुफा संख्या 10 में भी है और 17 में भी वही प्रसंग चित्रित है। तथापि यह द्रष्टव्य है कि पद्मपाणी और वज्रपाणी की आकृतियाँ अजंता में आम हैं और अनेक गुफाओं में पाई जाती है। बैठे हुए बुद्ध चैत्य कक्ष गुफा संख्या 10 एलोरा और गुफा संख्या 10 एलोरा में प्रांगण कैलाश मंदिर में यह हाथी की मूर्ति दिखाई गई है। लेकिन वे गुफाएं एक में सर्वोत्तम रीति से सुरक्षित हैं। गुफा संख्या 2 की कुछ आकृतियां बेंगी की प्रतिमाओं से संबंध रखती है, जबकि दूसरी ओर कुछ प्रतिमाओं के निरूपण में विदर्भ की मूर्ति कला का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। एलोरा औरंगाबाद जिले की एक अन्य महत्वपूर्ण गुफा स्थल है। एलोरा यह अजंता से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ बौद्ध, ब्राह्मण तथा जैन तीनों तरह की 34 गुफाएं पाई जाती हैं। तो कुल जो है बौद्ध, ब्राह्मण तथा जैन यानी कि तीन धर्मों से बौद्ध, ब्राह्मण और जैन तीनों के से कुल 34 गुफाएं पाई जाती हैं। 100 किलोमीटर की अजंता से 100 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित हैं। ये है देश में कलाओं के इतिहास की दृष्टि से यही ऐसा अनुपम स्थल है जहाँ ईसा की 5वीं सदी से लेकर 11वीं शताब्दी के 3 भिन्न भिन्न धर्मों के मठ, धर्म भवन एक साथ पाए जाते हैं। इसके अलावा यह शैलियाँ भिन्न रूप में भी बेजोड़ हैं। एलोरा और औरंगाबाद की गुफाएं 2 धर्मों, विशेष रूप से बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म के बीच चल रहे अंतरों को दर्शाती हैं। वहाँ बाहर बौद्ध गुफाएं हैं, जहाँ बौद्ध धर्म के वज्रयान संप्रदाय की अनेक प्रतिमाएं हैं, जैसे तारा, महामयूरी, अक्षोभ्य, औलिकेश्वर, मैत्रेय, अमिताभ आदि की प्रतिमाएं प्रस्तुत की गई हैं। बौद्ध गुफाएं आकार की दृष्टि से काफ़ी बड़ी हैं। उनमें 1, 2 यहाँ तक कि 3 मंजिलें हैं। उनके स्तंभ विशालकाय हैं। अजंता में भी 2 मंजिली गुफाएं खुदी हुई हैं, मगर एलोरा में 3 मंजिली गुफाएं बनाना वहाँ की विशेष उपलब्धि कही जा सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि एलोरा में जो है 3 मंजिली गुफाएं हैं। एलोरा में 3 मंजिला गुफाएं हैं, जबकि 2 मंजिली गुफाएं अजंता में 2 मंजिली गुफाएं हैं। ऐसी गुफाओं में प्लास्टर और रंग रोगन किया गया था। अधिष्ठाता बुद्ध की प्रतिमाएं आकार में बड़ी हैं और पद्मपाणी तथा वज्रपाणी की प्रतिमाएं आमतौर पर उनके अंगरक्षक के रूप में बनाई गई हैं। गुफा संख्या 12 जो कि एक तिमंजली गुफा है, उसमें तारा, औलिकेश्वर, मानसों, बौद्धों और बैरोचन, अक्षोभ्य, रत्नसंभव, अमिताभ, अमोघ सिद्धि, वज्रसत्व, वज्रराज की प्रतिमाएं उपलब्ध हैं। दूसरी ओर ब्राह्मण धर्म की तो एक ही 2 मंजिली गुफा यानी गुफा संख्या 14 है। स्तंभों के डिजाइन बौद्ध गुफाओं में बनने शुरू हुए थे। जब ये विकसित होते होते 9वीं शताब्दी की जैन गुफाओं में पहुँचे तो वे अत्यंत अलंकृत हो गए और उनके सज्जात्मक रूप में भारी उभार आ गया। ब्राह्मण गुफा 13 से 28 में अनेक प्रतिमाएं पाई गई हैं। उनमें से कई गुफाएं शैव धर्म को समर्पित हैं।
परंतु उनमें शिव और विष्णु तथा पौराणिक कथाओं के अनुसार उनके अवतारों की प्रतिमाएं प्रस्तुत की गई हैं। शैव कथा प्रसंगों में कैलाश पर्वत को उठाए हुए रावण, अंधकासुर वध, कल्याण सुंदर जैसे प्रसंग स्थान स्थान पर चित्रित किए गए हैं, जबकि वैष्णव कथा प्रसंगों में विष्णु के विभिन्न अवतारों को दर्शाया गया है। विष्णु के विभिन्न अवतारों को दर्शाया गया। एलोरा की प्रतिमाएं अति विशाल हैं, उनका आयतन बाहर निकला हुआ है, जो चित्र की परिधि में गहराई उत्पन्न करता है। प्रतिमाएं भारी हैं, उनमें मूर्ति कला का शानदार प्रदर्शन किया गया है। एलोरा में अनेक कलाकार भिन्न भिन्न स्थलों जैसे विदर्भ, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु आदि से आए थे और उन्होंने प्रतिमाओं को उकेरा था। इसलिए मूर्ति कला की शैलियों की दृष्टि से भारत में इसे अनेक शैलियों का संगम स्थान कहा जा सकता है। गुफा संख्या 16 को कैलाश लेनी कहा जाता है। गुफा संख्या 16 को कैलाश लेनी कहा जाता है, यानी कैलाश गुफा के नाम से भी कहा जाता है। यहाँ केवल एक अकेली गुफा को काट कर एक शैल मंदिर बनाया गया था। इसे वास्तव में कलाकारों की अनुपम उपलब्धि कहा जा सकता है। इस पर अगले अध्याय में भी चर्चा की जाएगी। महत्वपूर्ण शैव गुफाओं में गुफा संख्या 29 और 21 उल्लेखनीय है। गुफा संख्या 29 की योजना मुख्य रूप से एलिफेंटा जैसी ही है। गुफा संख्या 29, 21, 17, 14 और 16 की मूर्ति कलात्मक विशालता, स्मारिकता और चित्र में प्रदर्शित गतिशीलता की दृष्टि से आश्चर्यजनक है। एक अन्य उल्लेखनीय गुफा स्थल बाघ है। बौद्ध भित्ति चित्रों वाली गुफाएं बाघ मध्य प्रदेश के धार जिला मुख्यालय से 97 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। ये गुफाएं प्राकृतिक नहीं हैं, अपितु चट्टानों को काट कर बनाई गई हैं। ये प्राचीन समय में सातवाहन काल में बनाई गई हैं। अजंता जैसी बाघ गुफाओं का निर्माण कुशल कारीगरों द्वारा सीधे बलुई पत्थर पर किया गया है। तो खासकर जो बाघ की गुफाएं हैं, अजंता और जैसी बाघ गुफाओं का निर्माण कुशल से द्वारा सीधे बलुई पत्थर पर किया गया है, जिसका मुख्य बघानी नामक मौसमी नदी यानी कि बाघनी नदी या बघानी मौसमी नदी की तरफ है। आज मूल रूप से 9 गुफाओं में से केवल 5 गुफाएं बची हैं, जिनमें अभी भी भिक्षुओं को विहार या चतुष्कोण वाले विश्राम स्थल हैं। बाघ की गुफाओं का वर्णन है यहाँ पर दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। और यह भी मध्य प्रदेश के धार जिले में, जिला कौन सा है? धार है। 97 किलोमीटर या मुख्यालय से दूर है। लघु कक्षों के पीछे चैत्य अथवा प्रार्थना कक्ष होता है। इन 5 गुफाओं में सबसे महत्वपूर्ण गुफा संख्या 4 है, जिसे आमतौर पर रंगमहल के नाम से जाना जाता है, जहां दीवार और छत पर चित्र अभी भी दिखाई देते हैं। गुफा संख्या 2, 3, 5 और 7 में भी दीवारों और छतों पर भी चित्र को देखा जा सकता है। इनमें लाल भूरे रंग के पत्थर किरकिरी से तैयार मोटे प्लस्तर से इन दीवारों और छतों को बनाया गया है। इनमें सबसे सुंदर चित्रों में से कुछ गुफा संख्या 4 के बरामदे की दीवारों पर है। भारतीय शास्त्रीय कला को अधिक हानि न हो, इसलिए 1982 में इन चित्रों को ग्वालियर के पुरातात्विक संग्रहालय में पुनः स्थापित किया गया, जिसे वहां देखा जा सकता है तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि ये गुफाएं एलिफेंटा द्वार गुफा एलिफेंटा और अन्य स्थल देख लेते हैं। तो यहाँ पर एलिफेंटा एवं अन्य स्थल के बारे में अगर देखें, मुंबई के पास स्थित एलिफेंटा गुफाएं शैव धर्म से संबंधित हैं। ये गुफाएं एलोरा की समकालीन हैं और इनकी प्रतिमाओं में संगीत का पतलापन नितांत गहरे और हल्के प्रभावों के साथ दृष्टिगोचर होता है। चट्टानों में काटी गई गुफाओं की परंपरा दक्कन में जारी रही। वे गुफाएं महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के संरक्षण में, मुख्य रूप से बादामी व ऐहोली में, तथा आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा क्षेत्र में और तमिलनाडु में पल्लव राजाओं के संरक्षण में, मुख्यतः महाबलीपुरम में पाई जाती हैं। देश में ईसा की 6वीं शताब्दी के बाद कला इतिहास का विकास राजनीतिक स्तर पर अत्यधिक हुआ, जबकि इसके पहले के ऐतिहासिक कालों में वह जनता के सामूहिक संरक्षण में अधिक फला फूला। यहाँ मिट्टी की छोटी छोटी आकृतियों का उल्लेख कर देना भी समीचीन होगा, जो देश भर में स्थान स्थान पर पाई जाती हैं। उनसे यह प्रकट होता है कि पत्थर की धार्मिक मूर्तिकला की परंपरा के साथ साथ समानांतर रूप से स्वतंत्र स्थानीय परंपरा भी चलती रही। पक्की मिट्टी की अनेक प्रतिमाएं भिन्न भिन्न छोटे बड़े आकारों में सर्वत्र पाई गई हैं, जिनसे उनकी लोकप्रियता का पता चलता है। उनमें कुछ खिलौने हैं, कुछ छोटी छोटी धार्मिक आकृतियां हैं, कुछ विश्वास के आधार पर
तथा पीड़ाओं के निवारण के लिए बनाई गई लघु मूर्तियां हैं। पूर्वी भारत की गुफा परंपराएं, तो पश्चिमी भारत के समान पूर्वी भारत में भी विशेषकर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में बौद्ध गुफाओं का निर्माण हुआ। आंध्र प्रदेश में एलोरू जिले में स्थित गुंटापल्ली इसमें से एक प्रमुख स्थल है। मठों की संरचना के साथ पहाड़ों में गुफाओं का निर्माण हुआ जो है। उदयगिरी और खंडगिरी गुफा के बारे में हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि भुवनेश्वर के समीप स्थित है। संभव है यह एक ऐसी विशेष स्थल है जहाँ स्तूप, विहार एवं गुफाओं का एक स्थान पर निर्माण हुआ है। गुंटापल्ली की चैत्य की गुफा गोलाकार है एवं प्रवेश द्वार चैत्य के रूप में बना है। पश्चिमी भारत की अन्य गुफाओं की तुलना में ये गुफाएं छोटी हैं। बिहार गुफाओं का निर्माण अधिक संख्या में हुआ है। अधिक छोटी होने के बावजूद मुख्य बिहार गुफाएं बाहर से चैत्य तोरणों से सजी हैं। ये गुफाएं आयताकार हैं जिनकी छतें मेहराबदार हैं, जो बिना बड़े कक्ष के एक मंजिली या दो मंजिली हैं। इनका निर्माण ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी में हुआ। इसके बाद के काल में कुछ बिहार गुफाओं का निर्माण हुआ। गुंटापल्ली आंध्र प्रदेश परेमपल्लम एक महत्वपूर्ण स्थल है, जहाँ पहाड़ी के ऊपर चट्टान बनाए गए हैं। उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाओं का यह चित्र आप देख सकते हैं। को काटकर एक छोटे स्तूप का निर्माण हुआ है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के समीप अनकापल्ली में गुफा का निर्माण हुआ और 4वीं-5वीं शताब्दी में इसमें पहाड़ी के ऊपर चट्टानें काट कर एक बड़ा स्तूप बनाया गया। यह एक ऐसा विशिष्ट स्थल है जहाँ चट्टान काट कर देश के सबसे बड़े स्तूप का निर्माण हुआ। इस पहाड़ी के चारों ओर पूजा करने के लिए अनेक स्तूपों का निर्माण किया गया। उड़ीसा में भी चट्टान काटकर गुफा बनाने की परंपरा रही। खंडगिरी, उदयगिरी इसके सबसे आरंभिक उदाहरण है। भुवनेश्वर के समीप स्थित हैं। ये गुफाएं फैली हुई हैं, जिनमें खारवेल जैन राजाओं के शिलालेख पाए जाते हैं। शिलालेखों के अनुसार ये गुफाएं जैन मुनियों के लिए थी। इनमें से कई मात्र एक कक्ष की बनी है। कुछ गुफाओं को बड़ी चट्टानों में पशुओं का आकार देकर बनाया गया है। बड़ी गुफाओं में आगे स्तंभों की कड़ी बनाकर बरामदे के पिछले भाग में कक्षों का निर्माण किया गया है। इन कक्षों का प्रवेश का ऊपरी भाग चैत्य तोरणों आज भी प्रचलित स्थानीय लोक गाथाओं के संदर्भ से सुसज्जित है। तो देखा जा सकता है कि यहाँ पर यह अभ्यास है और उस अभ्यास के साथ ही जो है सांची का यह स्तूप बनाया गया है, जहाँ पर तोरण द्वार है, फिर उसके बाद वेदिकाएँ हैं, फिर उसके बाद जो है प्रदक्षिणा पथ है, फिर अंड है, फिर उसके बाद हर्मिका है, फिर उसके बाद सबसे ऊपर छत्रक का प्रयोग किया गया है। तो ये देख सकते हैं तोरण द्वार है जो है सांची के बारे में देख लेते हैं। सांची यूनेस्को द्वारा घोषित एक विश्व विरासत सूची में है। धरोहर विरासत, वहाँ अनेक बड़े स्तूप हैं, जिनमें से मुख्य रूप से है जो है तो नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है और यह बेजोड़ नमूना है। पद्मासन में बुद्ध की कटरा टीला मथुरा से प्राप्त मूर्ति है। आरंभिक ऐतिहासिक काल में मथुरा मूर्ति उत्पादन का एक विशाल केंद्र था और वहाँ से कई मूर्तियाँ मिली हैं। कुषाण काल तक की जो मूर्तियाँ पुरानी मूर्तियाँ मिली हैं, उनमें मथुरा से मिली मूर्तियों की संख्या भी काफ़ी अधिक है। मथुरा में मूर्ति बनाने का तरीका अलग किस्म का था, इसलिए यहाँ पाई गई मूर्तियाँ देश के अन्य भागों में बनी मूर्तियों से भिन्न है। कटरा टीले से मिली बुद्ध की प्रतिमा ईसा की दूसरी शताब्दी की है। इसमें बुद्ध को 2 सहायक बोधिसत्वों के साथ दिखाया गया है। बुद्ध पद्मासन में पलथी मारकर बैठे हुए हैं और उनका दाहिना हाथ अभय मुद्रा में कंधे के स्तर से कुछ ऊपर उठा हुआ है और बायां हाथ बाईं जांघ पर रखा हुआ दिखाया गया है। उष्णी यानी केश ग्रंथि को सिर पर सीधा उठा हुआ दिखाया गया है। मथुरा की मूर्तियां इस काल के हल्के आयतन और मांसल शरीर से बनाए गए हैं। चौड़े कंधे हैं, हल्के आयतन मांसल के साथ बनाई गई है। चौड़े कंधे हैं। संघति या पोशाक एक ही कंधे को ढकती है और उसे खास तौर से बाएं हाथ से ढकते हुए दिखाया गया, जबकि संघति का स्वतंत्र भाग जो वक्षस्थल को ढके हुए है, शरीर के धड़ तक ही रखा गया है। बुद्ध सिंहासन पर विराजमान दिखाए गए हैं। साथ ही आकृतियों को पद्मपाणि और वज्रपाणि बोधिसत्वों के रूप में पहचाना जाता है। क्योंकि एक हाथ में कमल और दूसरे हाथ में वज्र है, वे मुकुट पहने हुए बुद्ध की दोनों स्थिति हैं।
दोनों ओर स्थित है। बुद्ध के सिर के चारों ओर एक जो प्रभामंडल दिखाया गया है और बहुत बड़ा और संकेंद्रित वृत्त में सरल ज्यामितीय आकृतियां दिखाई गई हैं। प्रभामंडल के ऊपर कोणीय रूप से उड़ती हुई दो आकृतियां दिखाई गई हैं। वे चित्र की सीमा के भीतर काफ़ी गति दर्शाती हैं। आकृतियों में पूर्व की कठोरता के स्थान पर नम्यता आ गई है, जिसने उन्हें अधिक पार्थिव रूप दे दिया। शरीर के मोड़ों को इतनी सुकौलता के साथ उकेरा गया है कि मानो वह नारी आकृति हो। यही मथुरा की मूर्तिकारों द्वारा निर्मित पुरुष और स्त्री आकृतियों का विशिष्ट अंतर दर्शाती हैं। पद्मासन लगाकर सीधे बैठे हुए बुद्ध की प्रतिमा रिक्त स्थान में गति उत्पन्न करती है। चेहरा मांसल कपोलों के साथ गोल है। पेट को कुछ आगे निकला हुआ दिखाया गया है, लेकिन वह नियंत्रित है। यह ज्ञातव्य है कि मथुरा में कुषाण काल की प्रतिमाओं के अनेक नमूने मिले हैं, परंतु यह मूर्ति परिवर्तित कालों में बुद्ध की प्रतिमा के विकास को समझाने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। बुद्ध मुख की प्रतिमा तक्षशिला से प्राप्त बुद्ध मुख की प्रतिमा जो है, यह तक्षशिला से प्राप्त बुद्ध मुख की प्रतिमा है। आज के पाकिस्तान के प्राचीन गंधार क्षेत्र में स्थित तक्षशिला से प्राप्त बुद्ध की प्रतिमा ईसा की दूसरी शताब्दी से कुषाण काल की है। यह प्रतिमा गंधार कला में विकसित है। इसके चित्रात्मक परिपाटी को मिला जुला रूप है। प्रतिमा के स्वरूप में कई यूनानी रोमन तत्व पाए गए हैं। बुद्ध के शीर्ष में अनेक यूनानी किस्म के तत्व हैं जो साथ ही विकसित हुए। बुद्ध के घुघराले केस घने हैं और सिर को तेज रेखी पर से ढके हुए हैं। मस्तक समतल है, उसमें बड़ी बड़ी पुतलियों वाली आंखें अधमिची दिखाई गई हैं। चेहरा और कोपल भारत के अन्य भागों में पाई गई प्रतिमाओं की तरह गोल नहीं है। गांधार क्षेत्र की आकृतियों में कुछ भारीपन दिखाई देता है। कान और विशेष रूप से उनके लटके हुए भाग ललरी लंबे हैं। मुख में रूप के प्रस्तुतिकरण में रेखिकता और बाहरी सीधी रेखाएं तीखी हैं। सतह समतल है। आकृति बहुत ही भावाभिव्यंजक है। प्रकाश और अंधेरे के पारस्परिक प्रभाव पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है। नेत्र कटोरों को मोड़कर तलों और नाकों उपयोग किया गया है। मुखमंडल प्रतिरूप त्रिआयामिता की स्वाभाविकता बढ़ा रहा है। एक्मेनियाई, पार्थियाई और बैक्ट्रियाई परंपराओं की विभिन्न विशेषताओं का स्थानीय परंपरा के साथ सम्मिलन गांधार शैली की एक प्रमुख विशेषता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एक्मेनियाई है, पार्थियाई है और बैक्ट्रियाई, ये सभी जो है, एक्मेनियाई जो है संप्रदाय यह यूनान का था और पार्थियाई ये पार्थिया का था और बैक्ट्रिया जो है ये भी यूनान के क्षेत्र थे जहाँ से इनके कला की कृतियों को मिलता है जो है। साथ सम्मिलन गांधार शैली की एक प्रमुख विशेषता है। गांधार शैली की प्रतिमाओं में यूनानी रोमन परंपरा के रूपाकृतिक लक्षण पाए जाते हैं, परंतु उनमें अंगों प्रत्यंगों का प्रस्तुतिकरण कुछ ऐसा भी है जिसे पूरी तरह यूनानी रोमन नहीं कहा जा सकता है। अनेक बुद्धतः प्रतिमाओं के विकास के स्रोत उनकी विशिष्ट पश्चिमी और पूर्वी शैली में देखे जा सकते हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि भारत का पश्चिमोत्तर भाग जो पाकिस्तान में चला गया है, आद्य ऐतिहासिक काल से ही लगातार बसा हुआ रहा है। ऐतिहासिक काल में भी यहाँ सदा आबाद रहा है। गांधार क्षेत्र में बड़ी संख्या में मूर्तियाँ पाई गई हैं। मूर्तियाँ बुद्ध और बोधिसत्वों की हैं और उनमें बुद्ध के जीवन की घटनाओं तथा जातक कथाओं का प्रस्तुतिकरण किया गया है। आसनस्थ बुद्ध सारनाथ हैं। सारनाथ का यह आसनस्थ बुद्ध हैं, सारनाथ में से दिखाया गया है। बुद्ध प्रतिमा 5वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की हैं, सारनाथ से मिली हैं। सारनाथ के स्थलीय संग्रहालय में सुरक्षित हैं। यह चुनार के बलुआ पत्थर से बने हुए। इसमें बुद्ध को पद्मासन लगाए हुए सिंहासन पर विराजमान दिखाया गया है। यह धर्मचक्र प्रवर्तन के प्रसंग का प्रतिरूपण है, जैसा कि सिंहासन पर बैठी हुई अन्य आकृतियों में देखा जा सकता। बीच में एक छत्र और 2 हिरण बीच में एक छात्र और 2 हिरण मानव आकृतियों के साथ दिखाए गए हैं, प्रस्तुत किया गया। बुद्ध की यह प्रतिमा सारनाथ शैली की प्रतिमाओं का एक उत्तम उदाहरण है। शरीर पतला और संतुलित है, लेकिन कुछ लंबा दिखाया गया है। बाह्य रेखाएं सुकोमल और अत्यंत लयबद्ध है। चित्त के स्थान में दृश्य संतुलन बनाने के लिए मुड़ी हुई टांगों को सीधा दिखाया गया है। अंग वस्त्र शरीर से लिपटा हुआ है और एकीकृत आयतन का प्रभाव उत्पन्न करने के लिए पारदर्शी है। चेहरा गोल है, आंखें अधमिची हैं, नीचे के होंठ
आगे बढ़ा हुआ है। कुषाण काल की मथुरा से प्राप्त पहले वाली बुद्ध की तुलना में कपोलों की गोलाई कम हो गई है। हाथ धर्मचक्र प्रवर्तन की मुद्रा से छाती से नीचे रखे गए हैं। गर्दन कुछ लंबी है। हाथ कटी रेखाओं से गोलाकार घुंघराले केसों से बना है। सदैव बुद्ध को प्राप्त अंगवस्त्र के धुएं में दिखाया गया है। मूर्तियां जिनका वस्त्र पारदर्शी दिखाया गया है, चारों ओर अलग अलग घेरा गया है। बुद्ध की कुछ और मूर्तियों के बारे में पद्म पाणी बोधिसत्व अजंता गुफा संख्या 1 का है चित्र है, जिसमें हाथ में कमल है और यह दिखाया गया है। यहाँ पर यह चित्र अजंता की गुफा संख्या 1 में पूजा गृह का चित्र है। बड़े कक्ष की पिछली दीवार पर दिखाया गया बोधिसत्व को एक कमल पकड़े हुए दिखाया गया है। उनके कंधे बड़े हैं। शरीर में 3 मोड़ है जिसे त्रिभंग कहा जाता है, जिससे चित्र में गति उत्पन्न हुई दिखाई देती है। सुकोमल है। बाहरी रेखाएं शरीर में विलीन प्रतीत होती हुई दिखाई गई हैं। बाहर की ओर निकले हुए रंगीन ब्लॉक खंड के आयाम में दिखाई गई थी। ये सभी गुप्ता संख्या 2 की है। यहाँ पर देख सकते हैं। उपयुक्त बताइए महाजनक जातक की जातक कथाओं का वर्णन है। मार विजय अजंता गुफा जो है 26 में। यही क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। मार विजय अजंता गुफा 26 में। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यह आपका टीजीटी में यह क्वेश्चन पूछा गया था। जो है टीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया कि मार विजय अजंता गुफा 26 के बारे में। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं अजंता गुफा 26 का यह चित्र है। अजंता गुफा 26 का मार विजय का यह चित्र है और यहाँ पर दिखाया गया है। मार विजय का विषय अजंता की कई गुफाओं में चित्रित है किया गया है। यही एक मूर्त कलात्मक प्रतिरूपण है, जिसे अजंता की गुफा संख्या 26 की दाहिनी दीवार पर प्रस्तुत किया गया है। मूर्ति बुद्ध की महापरिनिर्वाण, यह मूर्ति यहाँ पर दिखाया गया है 26 में, गुफा संख्या 26। यह क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, पूछा गया था, फिर पूछा जा सकता है कि मार विजय गुफा की मूर्ति किस गुफा में है। चित्र की बात छोड़िए, मूर्ति की बात किया जा रहा है। यह मूर्ति है बनाई। मूर्ति फलक में बुद्ध की आकृति को बीच में मार की पुत्री और सेना से घिरा हुआ दिखाया गया है। घटना बुद्ध के ज्ञानोदय का हिस्सा है। इसमें सिद्धार्थ की उस मानसिक संक्षोभ स्थिति का मानकीकरण किया गया जिसे होकर बुद्ध को बोधिसत्व प्राप्त हुआ है। आख्यान के और मार के बीच संवाद होता है और बुद्ध को अपने दाहिने हाथ से धरती की ओर अपनी उदारता के प्रति एक साक्षी के रूप में इशारा करते हुए दिखाया गया है। धरती की ओर अपनी उदारता के प्रति दिखाया गया है। उभरा हुआ प्रतिमा फलक अत्यंत जीवंत है। अजंता की अति परिपक्व मूर्ति कला का उदाहरण है। छोटी बड़ी प्रतिमाओं के साथ यह सेना में आदमी नहीं बल्कि विकृत चेहरों वाले अनेक जानवर भी हैं। निचले आधार में संगीतकारों के साथ नाचती हुई आकृतियों की कमर आगे निकली हुई है दिखाई गई है। नाचती हुई आकृति अपने हाथों में नृत्य की मुद्रा में आगे बढ़ा रखा है। बाईं ओर निचले सिरे पर मार की प्रतिमा को यह सोचते हुए दिखाया गया है कि सिद्धार्थ को कैसे विचलित किया जाए। फलक के आगे हिस्से में मार की सेना को बुद्ध की ओर बढ़ते हुए दिखाया गया है, जबकि फलक के निचले आधे हिस्से में मार की सेना को बुद्ध की आराधना करके वापस लौटते हुए दिखाया गया है। बीच में बुद्ध पद्मासन लगाए विराजमान है। उनके पीछे एक घनी पत्तियों वाला वृक्ष दिखाया गया है। घनी पत्तियों वाला एक वृक्ष दिखाया गया है। मार के सैनिकों के चेहरे की कुछ विशेषताएं विदर्भ शैली की प्रतिमाओं की विशेषताओं से मिलता है। एलिफेंटा की महेश मूर्ति है। यह एलिफेंटा की त्रिमूर्ति का वर्णन किया गया है। जो एलिफेंटा की महेश्वर मूर्ति है, इसे 6वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल में बनाई गई थी। यह त्रिमूर्ति का फोटो भारतीय भित्ति चित्र परंपरा में दिखाया गया है। यहाँ से अनंत भित्तियाँ दिखाई गई हैं। चोल राजराज एवं राजकवि करुवर देवेर तंजावुर 11वीं शताब्दी में है। त्रिपुरासुर का वध करते हुए शिव तंजावुर शैली में है। ये सभी था। तो आज की क्लास में बस यहीं तक हम लोगों ने जो है पूर्वोत्तर कालीन जो है मूर्ति कला और स्थापत्य कला के बारे में भी आज हम लोगों ने देखा। तो आज की क्लास को बस यहीं तक है और कल हम लोग इसके आगे हम लोग देखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।